तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। और जैसे कि उत्तराखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम आ गए हैं और बहुत सारे आने वाले हैं, तो अब आखिरी समय में जब आपके हाथ पैर फूलते हैं, क्या छोड़ें और क्या करें और क्या पकड़ें, समझ रहे ना। तो अब क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो जो एग्ज़ाम में आ जाए वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को और टीचर को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ाते हुए तो तजुर्बा हो जाता है कि ये एग्ज़ाम ज़्यादा पूछा जा रहा है या यहाँ पर हम कन्फ्यूज़न कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रयास किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आपके सारा बोर्ड भरा हुआ है, तो इस बोर्ड में आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं डायरेक्ट। इसके अलावा जो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा इतने ही क्वेश्चन आप और मान लीजिए, तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपके 1.5 घंटे की वीडियो में तैयार हो जाएंगे। इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हैं, जैसे उत्तराखंड कब बना, उत्तराखंड बनने के समय प्रधानमंत्री कौन थे, या सबसे पहले किसने उत्तराखंड को बनाने की घोषणा की, एच डी देवेगौड़ा साहब ने। इस तरह की चीज़ें मैंने बिल्कुल इसमें नहीं लिखी हैं। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, कितने मंडल हैं, कौन सा ज़िला है कौन सा नहीं है, कितनी विधानसभा हैं, इस तरह की बातें मैंने इसमें नहीं लिखी हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको बातें आती हैं। जो लोग बिगनर्स हैं वो इसको इसलिए देखें ताकि भविष्य में आपको पता चलेगा कि लास्ट के समय में कैसी हड़बड़ी होती है और लास्ट के समय में हमें क्या चीज़ें याद नहीं होती हैं। और जो लोग तैयारी में हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है डायमंड है, हीरा है। आपको 1.5 घंटे में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलें आगे, बिना समय गंवाए फुर्ती से तेज़ी से, इसको आप क्विक रिवीजन भी कह सकते हो, और शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिखा क्या कितना। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र है 14% और पहाड़ी क्षेत्र है 86%, ठीक है। उत्तराखंड में जो कृषि क्षेत्र है उसमें शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र जो है, कुछ खाली भी पड़ा है, परती भी पड़ा है, बंजर भी पड़ा है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र जो है कृषि का जो क्षेत्र है उसमें शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र जो है वो 12.6% है। आपको पता होगा कि तराई में सबसे ज़्यादा धान बोया जाता है, उसके बाद गेहूँ। और अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रकबा है वो गेहूँ का है। पूरे उत्तराखंड की आप बात करें तो सबसे ज़्यादा रकबा जो है गेहूं का है। तराई की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रकबा नंबर 1 धान, नंबर 2 गेहूं और नंबर 3 गन्ना का है। पहाड़ में यही सीन जो है, नंबर 1 गेहूं, नंबर दो बताएं मक्का और नंबर 3 मंडुआ। ध्यान रखना, गेहूं, मक्का और मंडुआ के बाद झिंगोरा। और पहाड़ में सबसे ज़्यादा जो सब्जी बोई जाती है आलू। इसके अलावा तराई में भी सबसे ज़्यादा जो सब्जी बोई जाती है वो आलू है ना। उत्तराखंड की सबसे प्रमुख नकदी फसल गन्ना है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। ओके, ध्यान से सुनिए, आप लोग लिखिए कुछ मत, लिखिए, इधर सुनिए। तो आप लोग कुछ मत लिखिए, आप लोग भी कुछ मत लिखिए। जो कुछ नया मैं बताऊंगा वो आप लोग अलग से कॉपी पेन में लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ जो आपके सामने लिखा हुआ उसमें से आप कुछ मत लिखिए। और इस समय आपके पास तो समय है ही नहीं लिखने का ना। आप जो ऐसे लोग जिनका 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद एग्जाम है वो इसको ना देखें। एक बार वीडियो तसल्ली से देख लें, एक बार फिर उसको देख लें, आपका काम चल जाएगा। आप लोग कॉपी पेन बंद कर दीजिए चाहें तो। एक शब्द आता है शस्य गहनता, है ना, क्रॉप इंटेंसिटी। तो भारत में जो इसका औसत है वो 135% और उत्तराखंड में है 166%, 166%। जितनी ज़मीन की क्षमता है उससे 1.5 गुना से ज़्यादा हम उससे फसल ले रहे हैं। भारत में 135% शस्य गहनता और उत्तराखंड में 166%। उत्तराखंड में जो सीमांत जोतें हैं, जिसे आप 1 हेक्टेयर से कम कहते हैं, वह 71%। यानी कि सबसे ज़्यादा जोतें कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा किसान किस तरह के हैं, सीमांत किसान, ठीक है। उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 71% है। ऐसा एरिया जो सरकारी रिकॉर्डों में वन भूमि के रूप में दर्ज है, भले वहाँ वन है या नहीं है, उसे हम कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो वह है 71%। उत्तराखंड में वन प्लस वृक्ष, वन और प्लस वृक्ष के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में से वनों और वृक्षों के अधीन जो क्षेत्रफल है वो है 45-44, 45.44%। इसको आप 44-45 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। इसको आप याद रख लेना 45-44, ठीक है। इधर सुने, तबस्सुम इधर सुने, आशिया इधर सुने, ठीक है, साइना, ठीक है, इधर सुने, नाम बहुत दिन में याद होता है अभी। फिर उत्तराखंड में जो ओवरऑल साक्षरता दर है वो है 78.82%। इसमें पुरुष साक्षरता 87.40% और महिला साक्षरता 70%। बहुत आसान है, महिला साक्षरता 70% उत्तराखंड। और भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है पता है? भारत में पुरुष साक्षरता याद कर लेना, आएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड में साक्षरता 78-82, पुरुष साक्षरता 87-40 और महिला साक्षरता 70%। लिंगानुपात 963, घनत्व 189 और शिशु लिंगानुपात 890। नेशनल पार्क 6, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7,
ठीक है, और कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण आरक्षी 4, नगर निगम 9, आरक्षण जो है हमारे यहाँ ओबीसी को 14%, एसटी को, मैं लिख दूँ आपको भूल जाएंगे आप, एक लिख देता हूँ, ओबीसी को 14%, एसटी को 4% और एससी को 19%। वन और ग्राम पंचायत, आपको पता है उत्तराखंड जो है दूसरा स्टेट बना जिसने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। पहला बिहार था। हमारे यहाँ जो वन पंचायत हैं उनमें भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड 27वां राज्य है और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ बना था सन 2009 में। हमारे यहाँ जो टोटल जज हैं वो 1+10 है ना। अधिकतम जज हमारे यहाँ जो हो सकते हैं हाई कोर्ट में वो 11 हो सकते हैं, 1+10। हमारे यहाँ आप लोग देख लेंगे कि ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत कितनी है। मैंने पीछे लिखा भी है, नगर पालिका, नगर पंचायतों की स्थिति लगातार अक्सर बदलती रहती है। तो जो अद्यतन माने अप टू डेट जो डाटा हूँ उनको आप देख लेना। कैंट वोट कितने हैं और किन में चुनाव नहीं होते हैं ये आप लोग देख लेना। ठीक है, हमारे यहाँ जो पहला नगर निगम था वो देहरादून था, 2003 में बना था। नीचे मैंने लिखा भी है, पहला नगर निगम हमारा देहरादून था। कुल नगर निगम हमारे यहाँ 9 हैं और जो लेटेस्ट नगर निगम है 2021 में बना है वो है श्रीनगर। ठीक है, मैंने लिखा ताज़ा। इसके अलावा पहली नगर पालिका हमारे यहाँ थी मसूरी, पहली नगर पालिका मसूरी थी और सबसे नई नगर पालिका जो है हमारे यहाँ भीमताल है। भीमताल नगर पंचायत थी, इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया। सबसे ताज़ा जो ध्यान रखना आ सकता है, सबसे ताज़ा नगर पालिका हमारे यहाँ है कौन सी? भीमताल। सबसे ताज़ा नगर निगम श्रीनगर, सबसे पुराना देहरादून। ठीक है, 2003 में बन गया था। कुमाऊं में हाँ एक क्वेश्चन आया था, देखिए मैंने यहाँ जाता ना वो क्वेश्चन यहाँ पर घेरे हैं या वो लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो बार बार सर्कुलेट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। अनीस जी क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? तो कुमाऊं के कितने ज़िले गढ़वाल से मिलते हैं? 4 ज़िले। कोई समझ में बात आ रही होगी, पढ़ रखें सब पहले। कुमाऊं के कितने ज़िले गढ़वाल से मिलते हैं? 4 ज़िले गढ़वाल से मिलते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो एरिया है वो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। शिवालिक को पुराणों में, वेदों में मेनाक भी कहा गया है ना। इसके अलावा मेनाक जो है केदारखंड को भी कहा गया और शिवालिक को भी कहा गया मेनाक। ठीक है, एक क्वेश्चन आया शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है, तो मेनाक उसका ऑप्शन था, सही है। लेकिन एक्चुअली गढ़वाल का प्राचीन नाम है मेनाक, लेकिन अगर उसमें गढ़वाल ना हो तो शिवालिक सही है। आपदा हमारे यहाँ जो सबसे विनाशकारी आपदा है, आप बताएं सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपदा हमारे यहाँ कौन सी है? प्रियंका, गीता? भूकंप। हाँ, क्वेश्चन आता है सबसे विनाशकारी आपदा हमारे यहाँ, दुनिया में हर जगह यही है, वैसे सुनामी भी इसकी टक्कर की है, लेकिन उत्तराखंड में, अब हमारे यहाँ सुनामी तो आती नहीं ना, तो हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में या पहाड़ों में सबसे विनाशकारी जो आपदा है वो भूकंप। एक सवाल आया था कि बार बार कौन सी आपदा आती है? कौन सी आती है? लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन, है ना। सबसे ज़्यादा बार आने वाली आपदा है भूस्खलन और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली आपदा है भूकंप। ठीक है, आगे चलें। उत्तराखंड 27वां स्टेट है। वर्तमान विधानसभा जो है 5वीं विधानसभा है, लेकिन ये कंफर्म है कि हमारे यहाँ टोटल नगरीय निकाय जो हैं वो इस समय 105 हैं, ये कंफर्म है। आप देखें कि नगर पालिका कितनी है, नगर पंचायत कितनी है, ये कंफर्म है कि नगर निगम 9 है। देहरादून 2003 में, और ये मैंने लिख रखा हल्द्वानी हरिद्वार, देखिए सबसे पहले 2003 में देहरादून निगम बना था, उसके बाद कोई निगम नहीं बना। फिर 2011 में हमारे यहाँ पहली बार हल्द्वानी और हरिद्वार नगर निगम बने थे, जब उत्तराखंड स्टेट ने पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया था वो थोड़ा सा कम किया, है ना। मैंने किसी वीडियो में आपको बता रखा है कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होने के लिए मिनिमम आबादी कितनी होनी चाहिए। अब मैं इतनी तेज़ बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही अपनी स्पीड बढ़ा रखी है। ओके, है ना। आगे चलें। तो हल्द्वानी हरिद्वार, देहरादून के बाद देहरादून के बाद जो नगर निगम बने पहली बार वो हल्द्वानी और हरिद्वार एक ही बार 2011 में। हल्द्वानी काठगोदाम जोड़े में आता, ध्यान रखना। एकमात्र नगर निगम ऐसा है तो 2 शहरों को मिलकर के बना, हल्द्वानी काठगोदाम, है ना। हाँ, एक दिन आपका गदरपुर भी निगम बनेगा सर, अभी 15-20 साल बाद बन जाएगा। जैसे चारों तरफ को फैल रहा है ना गदरपुर, है ना, जैसे गदरपुर चारों तरफ को फैल रहा है, जैसे हमने भी अपना प्लाट ले लिया, अपनी कोचिंग नई जगह बनाएंगे, है ना, गदरपुर में, फिर धीरे धीरे घर भी ले आएंगे। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, आपके, है ना इमरान जी, आपके घर के सामने। तो बस तेज़ी से आसपास के क्यों ना आए गदरपुर में, लोग क्यों ना आए। हम कह रहे हैं भी शहरीकरण बढ़ रहा। अब गांव की हालत देखो आप, नेशनल हाईवे से इधर या उधर जाओ, सड़कें ध्वस्त। कितनों की पढ़ाई छूट गई सड़कें ना होने की वजह से। कितने लोग कारें नहीं खरीद रहे गांव के कि यार सड़क पे कार की लाइफ नहीं रहेगी। आप इधर जाके तो देखें, चुनपुरी, आबाद नगर, धीमा खेड़ा, हालत ख़राब है साहब। तो इसलिए लोग भाग रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है ना। तो अगर शहरीकरण को रोकना है तो गांव में सुविधाएं बेहतर करो, और गांव वालों को चाहिए बिजली, सड़क, पानी।
ठीक है ना। खैर पानी की तो गांव में कमी नहीं है, कमी जो है बिजली और सड़क की है ना। ओके चले आगे। तो जितनी तेज़ी से गदरपुर फैल रहा है ना, जितनी तेज़ी से फैल रहा है, मतलब लग रहा है इतना तो रुद्रपुर भी नहीं फैल रहा। आगे चलें, कहाँ थे? तालाब भूमि, उपरांव भूमि, पहाड़ की चोटी के पास की भूमि जहाँ पर बड़ी मुश्किल से खेती होती है और बस वो बारिश पे ही रहती है, उसको कहते हैं उपरांव। और पहाड़ के नीचे पाद प्रदेश में या नदी घाटी में तली तर से बन गया क्या? तलाव। तो घाटी के पास या पहाड़ की गहराई में या बॉटम में या पाद प्रदेश में जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन होती है, इसे कहते हैं तलाव। और ऊपर की होगी वो उपरांव। काटिल आप जानते हैं, काटिल ज़मीन कौन सी होती है? पथरीली ज़मीन, है ना, पथरीली ज़मीन जहाँ झूम काटिल विधि से खेती की जाती है। क्वेश्चन आया, भावर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। भावर की जलवायु, हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको नहीं मिलेगी, हालांकि जून में एहसास होता है, लेकिन भावर की, तराई और भावर की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। इसको पूरा नाम है इसका उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मध्य हिमालय की जो जनजाति है वो शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को आप बताओ तो क्या है? क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु? गर्मी सर्दी कैसी होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में 2 सीजन होते हैं, सर्दी और गर्मी। ओके, सर्दी और गर्मी। लेकिन इसमें सर्दी में टेम्परेचर 0 डिग्री सी से नीचे चला जाता है ना। सर्दी में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी से नीचे चला जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन सर्दी में कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी से नीचे नहीं जाएगा। ओके, क्वेश्चन आता है कि मानसरोवर यात्री किस पास से होकर जाते हैं? लिपू लेक पास से। ठीक है। पंचाचूली चोटी की हाइट 6904 मीटर। लाम्पिया धुरा जो है पास है, ये लाम्पिया धुरा पास है। ओके, और किसको जोड़ता है ये? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। दर्रा है लाम्पिया धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। कामेट शिखर की हाइट है 7756 मीटर। सबसे लंबा ग्लेशियर उत्तराखंड का है गंगोत्री, सबसे बड़ा भी है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, सबसे लंबा ग्लेशियर भी है, और आप यकीन करें ये सबसे चौड़ा ग्लेशियर भी है। ठीक है ना, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। नंदा देवी, आप देखें ना, नंदा देवी वाइसफील्ड रिजर्व भी है, नंदा देवी जो है वाइसफील्ड रिजर्व भी है, और विश्व विरासत सूची में भी है ना शामिल, ये है ना। हाँ ओके, तो नंदा देवी जो है वाइसफील्ड रिजर्व भी है। ये नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। 2 चोटियां हैं, नंदा देवी और नंदा देवी पूर्वी। सबसे ऊपर है नंदा देवी, फिर कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी। इसका एक फार्मूला भी मैंने बनाया है, लगे हाथ बता दूं, ये इधर लिखा, नंदा का नंदा, माचौ त्रि दूना। तो नंदा कामेट, कामेट शिखर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। कामेट शिखर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो सबसे ऊपरी शिखर जो है नंदा देवी, फिर कामेट पिथौरागढ़ का, फिर नंदा देवी ईस्ट, ये भी चमोली में है, फिर माणा चमोली में है, माणा टॉप चमोली में है, फिर चौहम्बा, ये भी चमोली में है। ठीक है ना, चौहम्बा, फिर त्रिशूल पर्वत, ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर दूनागिरी पर्वत। ये फार्मूला मैंने बना रखा है ने। अच्छा लगे हाथ, जब फार्मूला बनाए रखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया? नंदा देवी। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कामेट। तीसरा नंदा देवी पूर्वी, फिर माणा, चौखम्बा, त्रिशूल, दूनागिरी। फिर मैं लगा मिलपोना, मिलम, पोंटिंग और नामिक। मिलम, पोंटिंग और नामिक ये क्या है? क्या है ये? मिलम, पोंटिंग, नामिक ग्लेशियर है ना। हाँ, कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में। मिलपोना पिथौरागढ़ जिले में। फिर सुंदर ढूंगा, पिंडारी और कफनी, सुपिक। सुंदर ढूंगा, पिंडारी और कफनी, सुपिक, ये तीनों ग्लेशियर कहाँ पर हैं? बागेश्वर में। ओके, और देवरुख, नंद, विष्णु, है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर चलोगे या नीचे से ऊपर की चलोगे तो 5 प्रयागों का क्रम है, देवरुख, नंद, विष्णु, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग कौन सा है इसमें? देव प्रयाग। ठीक है, और एक और है ये नंद, रुद्रमंद, कर्णपिंड, केशव, सरस। अभी जब नदियों की बात होगी तो इसके बारे में बताऊंगा, है ना। नंद बोलो तो, नंद, कर्णपिंड, हैं, रुद्रमंद, केशव, सरस। अब फ्लो में बोलो, नंद, रुद्रमंद, कर्णपिंड, केशव, सरस। केशव सरस को बताएगा? माणा में अलकनंदा और सरस्वती मिलती हैं, जिस जगह को कहते हैं केशव प्रयाग। ये सब अलकनंदा में मिलती हैं सर। नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, नंद प्रयाग में। ठीक है, नंदाकिनी अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग में। उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में। पिंडर और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में। और फिर केशव प्रयाग, माणा के पास केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती। ठीक है, तो बोलें तो नंद, किसकी नंद? मेरी तो नहीं हो सकती, है ना, है ना। हाँ, तो नंद, रुद्रमंद, कर्णपिंड, केशव, शरस। ओके,
चलें सर, याद रहेगा। नैनवाल जी हमारे एक मित्र थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन दोनों के साथ बैठ करके हम लोग ये फार्मूला बनाते करते थे, ये उसी दौर के फार्मूला, ना जाने कितने। एक और है अभी, बालघाट ने लोकी माला में ऊँट की डाली, है ना। यूरोपीय संघ के देश हमने याद कर लिए थे। भूखी लाट में ना क्या है वो, पोसाई चैक की लाट में भूखी लालिमा सिलो सिलो चले, बहुत सारे हमने गाने की शक्ल में जो है कांग्रेस के अधिवेशन रट रखे थे। ऐसी थोड़ी नौकरी मिली है यार, है ना, ऐसी थोड़ी 8-8 नौकरी छोड़ी हैं, है ना, 6 छोड़ी हैं, 2 और फेंक दी हमने, है ना। आजकल सोशल मीडिया पे यही तो ज़माना चल रहा है, जो जितना ज़्यादा झूठा वो उतना ज़्यादा पॉपुलर। तो 8 नहीं छोड़ी हैं, 6 छोड़ी हैं। ठीक है, आगे चलेंगे आगे। कहाँ थे? हाँ, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारे यहाँ कितने जिले लगते हैं? 5। जरा गिनना तो, 5 ही हैं? हाँ 5 ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 जिले लगते हैं, 5 ही लगते हैं सर, है ना। आप देखें ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और उसके बाद चंपावत और ऊधम सिंह नगर, है ना। चंपावत ऊधम सिंह नगर किससे मिलते हैं? नेपाल से। हाँ, 5 जिले हैं सर। मैप मैंने आपको कराया है, ओके। महेंद्र चंद अंतिम लास्ट चंद शासक थे। चंद्रवंश के पहले राजा कौन थे? उनके कई नाम मिलते हैं, अभी अगला टॉपिक इसी पे होगा। वसंत देव, आसंती देव, शालीवाहन देव, कई सारे नाम मिलते हैं। हाँ, वो एक ही नाम है वो सब। तो चंद्रवंश का पहला जो राजा था वो वसंत देव था। अंतिम राजा चंद्रवंश का जो था महेंद्र चंद। गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, है ना। और टिहरी, आज एक सवाल आया कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? अच्छा, टिहरी रियासत के पहले राजा, अच्छा ये हैं सब परमार वंशी। अगर आपसे पूछे कि परमार वंश का पहला राजा, तो कनकपाल। परमार वंश का पहला राजा भानु प्रताप का दामाद कनकपाल, है ना। अगर आपसे पूछे परमार वंश का अंतिम राजा, तो मानवेंद्र शाह। लेकिन टिहरी रियासत था ये परमार वंशी, है ना। पहले इसको गढ़वाल कहते थे, फिर ये हो गई टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत का ध्यान रखना, टिहरी रियासत का पहला राजा कनकपाल मत लिखे हो, सुदर्शन शाह, है ना। हाँ, आगे लिखा भी है मैंने। तो मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत का आखिरी किंग था ये। और गांधी जी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो रुके हैं, कौसानी में रुके हैं। यहीं पर इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर कमेंट या टीका लिखी थी, जिसका नाम था अनासक्ति योग, है ना। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां मिलती हैं। ढांडक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था, ढांडक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन जो कि शुरू किया था जयनंद भारती ने, ये शिल्पकारों से संबंधित था, जो दलित वर्ग के लोग थे उनके उद्धार के लिए, है ना। दलित वर्ग के लोगों को शिल्पकार नाम दिया था, जिन्होंने भी दिया था। तो खैर, डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था और इसके प्रणेता थे जयनंद भारती। माननीय धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये व्यक्ति के रूप में, यानी कि इस सीट पर बैठने वाले आदमी के रूप में ये 9वें हैं, लेकिन इनका क्रम जो है वो 11वां है, ध्यान रखना। 9वें हैं। अब तक हम उत्तराखंड को कुल 9 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, ये 9वें हैं। अरे बड़े मुख्यमंत्री मिल गए, मात्र 23 साल में 9 मुख्यमंत्री, है ना। और इनका जो क्रम है वो 11वां है ना। अच्छा, ये जो है ना, इसके बारे में, ये कमिश्नर टेल के बारे में तो चलो कर ही देता हूँ मैं इसको। देखो, अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, है ना। अच्छा, अस्कोट अभ्यारण्य, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अस्कोट अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग का संरक्षण शुरू हुआ था किस सन में? एक ही आंसर देना है, किस सन में शुरू हुआ था? ओह, एक कम रह गया, 1972 में। अरे यार, वीडियो मैंने सब बना रखी है, नदियों पे, गंगाओं पे, पार्कों पे। देखो ये, देखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कांचुला खर्क क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है ये। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की आबादी बढ़ाने के लिए पहला प्रजनन केंद्र था। अब जैसे चीता का हम संरक्षण कर रहे हैं ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ मेल फीमेल मिलें और नए बच्चे ही पैदा हों। तो यहाँ पर उन्हीं के प्रजनन के लिए सबसे पहले कांचुला खर्क में प्रयास किया गया था। कोटबन्या, धर्मघर, पता नहीं क्या क्या, है ना। आगे कहाँ फिर सवाल आया कि बुरांश के फूल कब खिलना शुरू होते हैं? फरवरी से अप्रैल के बीच में। बुरांश के फूल फरवरी से अप्रैल के बीच में खिलते हैं। मोनाल आपको मिलेगा 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई तक। क्वेश्चन आया ये, इसको मीटर में बदल देना। मोनाल जो है आपको 8000 फीट से 20000 फीट की ऊंचाई तक मिलेगा। ब्रह्म कमल जो है कि एक सवाल आया कि इनमें से किस देवता को ब्रह्मकमल के द्वारा पूजा जाता है? शिव जी को, ठीक है ना। ब्रह्मकमल शिव जी। देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी अजयपाल ने। इसका मतलब क्या है कि जो गढ़ के राजा थे या गढ़वाल के जो राजा थे या परमार वंश के जो राजा थे, उनकी कुल देवी क्या थी? राजराजेश्वरी। तो पहली बार इनका मंदिर अजयपाल ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था?
है भाई, देवलगढ़। ये इसकी राजधानी भी रही ना, चांदपुरगढ़ से हटा करके अपनी राजधानी देवलगढ़ ले गया। फिर देवलगढ़ से कहाँ ले गया? श्रीनगर। क्यों ले गया था देवलगढ़ से श्रीनगर? क्योंकि कीर्तिचंद ने हमला कर दिया था। पहला चंद राजा जिसने गढ़वाल पर हमला किया, अजयपाल को हराया, कीर्तिचंद था। यही बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब मैं देखो सब चीज़ें रट गई, लेकिन ओवरेज हो गए। इसलिए कह रहा हूँ कि अपना समय मत गंवाइए, अपना समय मत गंवाइए। जो बार बार लोग कहते हैं ना समय बहुत मूल्यवान है और समय मत गंवाइए, इसकी मिसाल मैं हूँ। कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, है ना, अरे हो जाएगा, बहुत समय है। एक दिन ऐसा आया, ओवरेज हो गए। अब राज्य सरकार के पास याचिका लेके जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 5 साल की छूट दे दो, तो आपके साथ वो नौबत ना आए, ठीक है। तो अभी अपने समय का इस्तेमाल कर लो, ओके। नहीं तो लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है ना। सुबह नाश्ता किया? जो सच बोल रही है, फिर कैसे जिएगी? बीपी तो तुम्हारा वैसे गिर जाता। ओके, चलिए सर। तो कटारमल मंदिर मुख्यतः किससे संबंधित है? सूर्य भगवान से, है ना। हाँ, फिर है 1815 से 1947 तक कुमाऊं में कुल 23 कमिश्नर हुए। 1815 से हमारे पर्वती भाई क्या कहेंगे, 1815 से वो आई थी ना, क्या नाम था उसका, क्या थी वो, 72, क्या नाम है उसका यार, भूल गया। तुम सुन रही हो? तुम्हें कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका? हाँ, गोविंदी बहन, है ना। मैं जब भी 72 बोलता हूँ मुझे उसकी याद आती। गोविंदी, अगर तुम मुझे देख रही हो तो आई एम मिसिंग यू ए लॉट, है ना। और जो तुम बोलती थी ना 72, मुझे बहुत याद आता है। तो खैर 1815 से 1947 तक हमारे यहाँ कुल, पांडे जी भी नहीं आए आज, कुल कितने कमिश्नर रहे? 23। पहला कमिश्नर जो था, अंग्रेज कमिश्नर, है ना, वो था ई गार्डनर या एडवर्ड गार्डनर। पहला जो था एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। दूसरा था विलियम टेल। अच्छा, एडवर्ड गार्डनर साल 1.5 साल रहा। दूसरा जो बना वो बना विलियम टेल। सबसे पहले बार इसी ने पटवारी बनाए थे, सबसे पहली बार इसी ने पटवारी बनाए थे, ओके। उसके बाद आता है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे जो है वो छठा कमिश्नर था कुमाऊं का, और सबसे प्रसिद्ध कमिश्नर था। ये छठा था और सबसे प्रसिद्ध था। इसका समय रहा 1856 से 1884 तक। 1856 से 1884 तक का इसका समय रहा है। ये पहला ऐसा राजा था, राजा मीन्स अंग्रेज शासक था, जिसने उत्तराखंड में अलग से वन विभाग बनाया। नहरों के विकास के लिए इसने प्रयास किए, ठीक है। और इसके अलावा ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने आपदा राहत के लिए यहाँ पर प्रयास किए। विभाग नहीं बनाया, आपदा से राहत के लिए यहाँ प्रयास किए। आलू की खेती इसी ने शुरू की पहाड़ में। इसके अलावा एक फेमस क्वेश्चन खूब आता है। सबसे पहले तो जब हमारे यहाँ बंदोबस्त हुआ ना उत्तराखंड में, कुमाऊं में, उत्तराखंड नहीं कहना चाहिए, कुमाऊं कहना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड फिर कुमाऊं गढ़वाल दोनों को बताता है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ जो बंदोबस्त हुआ था वो सन 1815 में हुआ था। वो 1 साल का बंदोबस्त था, वो ई गार्डनर ने करा दिया था। इसके समय में उसके बाद जैसे वो नहीं था वारेन हेस्टिंग्स ट्रायल एंड एरर, कभी 1 साल के लिए, कभी 3 साल के लिए, कभी 5 साल के लिए, फिर कान वाले स्थायी बंदोबस्त, कभी रैयतवाड़ी, कभी, तो इसी तरह की चीज़ें थी ये। तो हमारे यहाँ पहला बंदोबस्त जो हुआ था वो 1815 में हुआ था, ई गार्डनर ने कराया था। इसने जो कराया था 20 साल बंदोबस्त कराया था सन 1863 में। और ये 1863 का, इसके समय का जो बंदोबस्त किया था वो बिकेट ने किया था, इसीलिए इस बंदोबस्त को कहते हैं बिकेट बंदोबस्त। 1863 में हुआ, 20 साल के लिए हुआ, बिकेट ने कराया। किसके कहने पर? हेनरी रैमजे के कहने पर, इसलिए इसको 20 साल बंदोबस्त या बिकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। और ये उत्तराखंड में वैज्ञानिक विधि से होने वाला पहला बंदोबस्त था, ठीक है। अच्छा, इसी के समय में सन 1884 में पहली बार रेल आई काठगोदाम में। तो एक बार मैंने पढ़ा था, खैर इतना समय नहीं है लेकिन फिर बता देता हूँ कि जो लाल कुआं है ना, लाल कुआं अब तो बड़ा शहर हो चुका है। तो लाल कुआं में कुछ जो है खाना बदोश लोग रहते थे, और जिधर से रेल की पटरी गुजरती है ना, जिधर से रेल की पटरी गुजरती है लाल कुआं से, तो उसके आसपास 2-4 झोंपड़ियाँ थीं। एक अंग्रेज यात्री था, वो कहता भाई इसके आसपास सिर्फ 2-4 झोंपड़ियाँ थीं। वो भी जब 2-3 बार रेल उधर से गुजरी तो वहाँ से पलायन कर गए डर के मारे। पहले ज़माने के जो लोग थे ना, वो रेल पटरियों किनारे या सड़कों किनारे नहीं रहते थे, डरते थे। ज़मीनें ऐसी दे दी हमारे यहाँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे यहाँ एक फेमस इंडस्ट्री है हमारे गांव में एक फेमस इंडस्ट्री है। उन मम्मी पापा ने बनाई, जैसे तैसे वो मेहनत करके, वो बेचारे अभी भी मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं उसका उपभोग कर रहे हैं, अच्छी किस्म से उपभोग कर रहे हैं। तो वो जो इंडस्ट्री थी वो लगभग जगह जो थी वो सड़क किनारे लगभग 1 एकड़ जगह थी। तो एक विधवा महिला थी, उन्होंने उसको ऐसे ही दे दी। वो गरीब था कि सर बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें, कि चल तू अपना ये काम यहाँ कर ले,
ये ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, तू अपना ये काम यहाँ कर ले, सुन ले ना, यहाँ पर ये अपना काम कर ले। उसने अपना वो काम शुरू किया, वो काम उसका चल गया। तो उसने कहा भाई मैं जो सेवा देता हूँ, मैं जो सर्विस अपने इंटरप्राइज से ये जो सर्विस देता हूँ ना, आपको हमेशा फ्री दूंगा, आपको हमेशा फ्री दूंगा। वो सर्विस वो उसको फ्री देता रहा, उसके जीते जी। बाद में फिर कौन किसे पूछे, है ना, अंडे बबूल में बच्चे खजूर में, समझते ना। तो वो 1 एकड़ ज़मीन थी सर। आज उसने वहाँ पर उसी ज़मीन के बाद अपना पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया हमारे गाँव में, नाम तो लूँगा नहीं मैं, ठीक है ना। उसने पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आप ये देखें कि लोगों के लिए ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी, और ख़ास करके सड़क किनारे की ज़मीन जो थी ना, मेरी मौसी खुद सड़क किनारे ज़मीन बेच दी ना, भैया हम नहीं जाएंगे सड़क किनारे। वो आज मर रहे हैं लोग, है ना, सड़क को और दबा रहे हैं। सड़क इतनी सी हो घर, सड़क को और दबाए जा रहे हैं। फिर सरकार आती है, अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। तो पहले के लोगों को एक तो ज़मीन की वैल्यू नहीं थी, दूसरा सड़क किनारे ज़मीन से वो बचते थे। तो खैर 1884 में आज कोई दे देगा 1 इंच ज़मीन नहीं देगा, 1 इंच ज़मीन नहीं देगा, है ना। मेरा विद्यालय है, विद्यालय के सामने सड़क है, विद्यालय के सामने सड़क है। लोगों को ये होना चाहिए कि भाई विद्यालय को तो बख्श दो, लेकिन विद्यालय के जो सड़क है उसी को खुर्चे जा रहे हैं, उसी को खुर्चे जा रहे हैं, है ना। स्कूल का जो हो होता रहे। चलें भाई, सुन लेना, तुम ही कह रहा हूँ जो कर रहे हो ऐसा काम, है भाई। आगे कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे? हाँ, तो नहीं, यहाँ आ गए थे। तो 1884 में 1884 में पहली बार काठगोदाम में रेल पहुँची थी। रामनगर शहर इसी ने बसाया, जो आपका रामनगर शहर है वो इसी ने बसाया। इसी ने अल्मोड़ा में रेमजे कॉलेज बनवाया, और पहाड़ी भाषा का ये अच्छा जानकार था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कुमाऊँ में, कहते हैं ना, हर गांव में ये घूम चुका था। और कई को तो कहता है ये, कई किताबों में तो अतिशयोक्ति आ गई है कि कुमाऊँ के घर घर में ये घूम चुका था। तो खैर ऐसा नहीं है। इसे गोरा ब्राह्मण भी कहते थे, इसे गोरा ब्राह्मण भी कहते थे। और हेनरी रेमजे था तो पहाड़ में इसको राम जी बोल देते थे। क्या बोल देते थे? राम जी। ये पहाड़ी भाषा का अच्छा जानकार था। इसको कहा जाता है किंग ऑफ कुमाऊँ, या कुमाऊँ का राजा। आप कुछ पूछ रहे हैं? इसे किंग ऑफ कुमाऊँ या कुमाऊँ का राजा कहा जाता है, ठीक है। आगे चलें। हो ये हो गया, अब ये रह गया, ये सारा हो गया ना, ये सारा हो गया, ओके। अब यहाँ चलते हैं। बालगंगा भिलंगना की सहायक नदी है, ठीक है। और गोला के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ आप बताएं? काठगोदाम नहीं है? हाँ, ध्यान रखना, काठगोदाम और हल्द्वानी जो हैं वो गोला किनारे हैं। और जोलीकोट किसके किनारे है? बलिया नाले के किनारे, है ना। हाँ, ध्यान रखना, बलिया नाला है। काठगोदाम में जो गोला नदी, बताते चले, मैंने आगे लिखा भी है कि जो आपने जमरानी बांध प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में है, जो कि हल्द्वानी काठगोदाम में बन रहा है। कौन सी नदी बन रहा है? गोला नदी पर। गोला नदी बन रहा है ना। गोला नदी का जो सोर्स है नैनीताल की नैनी झील है। नैनी झील जो है इस गोला नदी की सोर्स है। नैनी झील से जो नाला निकलता है उसे कहते हैं बलिया नाला, जो काठगोदाम में कहलाता है गोला नदी, ठीक है। और उत्तराखंड में रेत खनन के मामले में, कुमाऊँ में, गढ़वाल का तो मुझे पता नहीं, रेत खनन के मामले में इस नदी का रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा जो रेत व पत्थर का खनन होता है वो यहीं से होता है, गोला नदी से। किच्छा में चली जाती है ना आगे, किच्छा भी तो गोला नदी के किनारे है ना, किच्छा भी तो है। हाँ, किच्छा से फिर ये चली जाती है कहाँ? यूपी में। यूपी कौन से ज़िले में? बरेली के पीलीभीत? बरेली ज़िले में, ठीक है। आगे चले हैं। हाँ, ये तो श्यामला ताल चंपावत में है, श्यामला ताल चंपावत में है। लदिया काली नदी की सहायक नदी है। शारदा, जिसको आप काली नदी भी कहते हैं, वो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। सुंदरढूंगा नदी सुंदरढूंगा ग्लेशियर से निकलती है। सॉरी, शारदा, जिसको आप काली भी कहते हैं, वो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। सुंदरढूंगा ग्लेशियर जो है बागेश्वर में है। जाह्नवी खूब आती है। जाह्नवी का दूसरा नाम जाड़गंगा भी है, ध्यान रखना, जाह्नवी या जाड़गंगा, ये भागीरथी की सहायक है। झिलमिल ताल चंपावत में है। और हरिद्वार में क्या है? वो झिलमिल झील, झिलमिल झील अभ्यारण्य है ना। तो ये ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, झिलमिल झील अभ्यारण्य तो हरिद्वार में है ना। हाँ, ये किताब में क्वेश्चन गलत है, क्या है, मैं रात इसको लिख रहा था तो भी मैं सोच रहा था। तो झिलमिल ताल हरिद्वार, ये मार्कर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे चलें। पूर्वी रामगंगा नामी ग्लेशियर से निकलती है। आप बताएं जल्दी से, नामी ग्लेशियर, एक फार्मूला याद है, ए पूरब राम का नाम ले, ए पूरब राम का नाम ले। पूर्वी गंगा, ए पूरब राम का नाम ले। पूर्वी रामगंगा, रामगंगा, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसे ही कहो, ओके चलो छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं आता। पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ में नामी ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, गंगनानी, ये गंधक का कुंड है, गंगनानी कुंड या गंगानी कुंड जो है गंधक का कुंड है। कहाँ पर है ये?
उत्तरकाशी में, ठीक है ना। पूर्वी रामगंगा 2 बार लिख दिया, नामी ग्लेशियर से निकलती है। और मैंने लिखा है बिगेस्ट अफवाह प्रणाली, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली। उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है यहाँ पर, उसमें लिखा गंगा। क्या लिखा है? गंगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली गंगा। देखना, अगर ऑप्शन में गंगा ना हो, ऑप्शन में अगर गंगा ना हो, ऑप्शन में अगर गंगा ना हो, भागीरथी हो, तो फिर ये ऑप्शन इसका नहीं होगा सही। अगर ऑप्शन में गंगा ना हो तो इसका आंसर होगा अलकनंदा, ध्यान रखना। मैं आपको सबसे बता दूं, सबसे पूर्वी नदी कौन सी है हमारी? कोसी या काली? सबसे पूर्वी नदी है काली, सबसे पश्चिमी नदी टोंस, है ना। सबसे पश्चिमी नदी टोंस, सबसे पूर्वी नदी काली। सबसे पश्चिमी जिला आप बताएं, सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून या उत्तरकाशी? ना, देहरादून। सबसे पश्चिमी जिला मैप में आप देख लीजिए, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून और सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जिला ऊधम सिंह नगर। अब यहीं पे बात आई है नहरों की, वो नदियों की। तो उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली, ध्यान रखना। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में बहता है? अलकनंदा में, ठीक है ना। उत्तराखंड में थाला किसका सबसे बड़ा बेसिन? अलकनंदा का, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, काली को सबसे ज़्यादा नदी कौन सी नदी काली को सबसे ज़्यादा पानी देती है? सरयू। रट्टा लगा रखा है भाई, है ना, वेरी गुड। काली को सबसे ज़्यादा पानी देती है सरयू नदी, है ना। हाँ, अभी ऐसा ना, ये जो एज है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन तो होती नहीं है, सुबह नाश्ता बनाने की टेंशन है बस, है ना। और भी किसी दिन रूठ गए, ना बन रहे हमसे, कर लो क्या करोगे, है ना। अब हम आप जो हैं जिस एज में है ना, हम आप जो हैं, हम आपको सब कुछ देखना, कारोबार भी देखना, मम्मी की दवाई है, ये है वो है। ऐसा नहीं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, झंझट बहुत हो गए, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो हैंग हो रहा। तो ये यही एज है, सोना है भाई साहब ये पढ़ने की। हाँ ठीक है ना, आप भी कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा। कहना सर और कितना संन्यास लेवाओगे हैं? हाँ, पांडे जी आ गए हैं। पांडे जी भलचू भलचू, अच्छा अच्छा, नमस्ते भलचू, ठीक है, आइए आइए। प्रियंका पांडे आपको दिखाएं कौन है पांडे जी? आपका जिक्र कर रहे थे हम अभी। अरे पांडे जी आओ तो, अरे आपका उल्लेख कर रहे थे हम, नहीं आ रहे? चलो, अरे पांडे जी यहाँ तो आओ। अरे पांडे जी ये क्या लिखा है? इधर देखना, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्या लिखा है ये? ठीक है, ओके चले, हाँ भाई चले आगे चले। तो हाँ, तो उत्तराखंड में मैं फिर से बता दूं, नहीं फिर से क्या बताना, वीडियो आप फिर से देख लेना। अब अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी, ठीक है। अच्छा, अब पूछे कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा अफवाह प्रणाली किसकी है? उत्तराखंड में अफवाह प्रणाली सबसे बड़ी किसकी है? गंगा की, जल प्रणाली गंगा की, ठीक है ना। अलकनंदा को सबसे ज़्यादा पानी कौन देती है? अलकनंदा को सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी देती है? देख लेना भैया, है ना। और अलकनंदा को सबसे ज़्यादा पानी कौन देती है? काली को देती है सरयू। अलकनंदा को कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पानी देती है? देख लेना। उत्तराखंड की कोसी किसकी सहायक है? रामगंगा की। ऐसे सवाल आता है, उत्तराखंड की कोसी किसकी सहायक है? रामगंगा की। आगे चलें, आगे ग्राम सभा। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है? देखो, एक हो गई ग्राम, एक तो हो गया गाँव, तो हो गया गाँव, वो गांव जहां से रेवेन्यू मिलता है, इसकी अधिसूचना भी सरकार या राज्यपाल जारी करेगा, सरकार या राज्यपाल, ठीक है ना। और ग्राम सभा की अधिसूचना भी जारी करेगी सरकार, सरकार का मतलब राज्यपाल। ऑप्शन में राज्यपाल है तो राज्यपाल सही होगा, और राज्यपाल नहीं है तो फिर सरकार सही होगा। तो ग्राम सभा की स्थापना या अधिसूचना, या ग्राम की स्थापना या अधिसूचना राज्यपाल के कर कमलों से, है ना। और इसमें ये सवाल भी आता है, ग्राम पंचायतों में चुनाव कैसे होते हैं? तो सदस्यों का चुनाव जो होता है जनता करती है, और हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव भी, ग्राम प्रधान का चुनाव भी सीधे जनता ही करती है, ठीक है। नगर पालिकाओं में क्या होता है? हमारे यहाँ जो नगर पंचायत नगर पालिकाएँ हैं उसमें भी अप्रत्यक्ष चुनाव का सिस्टम नहीं है ना। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत सभी में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, चाहे सदस्य या प्रधान या मेयर या अध्यक्ष, सब जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता के वोटों से। हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो केवल क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का, जिसे आप ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, उसका, और जिला पंचायत के अध्यक्ष का। अप्रत्यक्ष चुनाव केवल दोनों इनका होता है। हमारे यहाँ जो नॉमिनेशन की बात करें तो ग्राम पंचायतों में नॉमिनेशन नहीं होता है, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं, नगर निगम में नॉमिनेशन होता है, और इसको करता है डीएम। डीएम को अधिकार है सर, नॉमिनेशन का डीएम को अधिकार है, ठीक है ना। ओके
ध्यान रखना है ना। ओके, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा कि भाई क्या वहाँ पर MP MLA भी उसके सदस्य, ग्राम पंचायतों के सदस्य नहीं होते हैं MP MLA। जो MP MLA MLC जिस क्षेत्र में होंगे ना, किसी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में होंगे, तो वहाँ के वो आमंत्रित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, पदेन। इतनी बात नहीं करेंगे, जितनी बात हमने करी उसको आप याद करना, बाकी बातें IAS में करेंगे, ठीक है। अब खानपुर ना, उसमें 4 विधानसभाएं पूछ ली थी, ये विधानसभा कहाँ है, तो मैंने सिर्फ 2 के नाम लिखे हैं, उससे काम आपका चल जाएगा। खानपुर विधानसभा जो हरिद्वार में, कुंवर प्रणब चैंपियन कभी यहाँ से MLA बनते थे, हैं आप जो भी हैं, अच्छा वेरी गुड, शाबाश। तो खानपुर जो है, खानपुर से हैं, खानपुर विधानसभा कहाँ है, हरिद्वार जिले में। हवाला बाग विधानसभा, ये हवाला बाग विधानसभा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा PSC लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, उसी को देता है जिसे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। राज्य लोक सेवा आयोग, वो राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। राज्य खेल फुटबॉल है, राज्यवाद ढोल है, और राज्य तितली कॉमन पीकॉक है, और राज्य जल जो प्राणी है वह है महाशीर, है ना। ओके, कौशिक क्या है, कौशिक समिति का जो गठन हुआ था, सवाल आया है कौशिक समिति का गठन कब हुआ था, 1994 में। ब्लैंक में याद है किस समय बनी थी, है ना। और एक है राजधानी चयन आयोग, वो है दीक्षित आयोग, न्यायमूर्ति बीरेन दीक्षित, इनके अध्यक्षता में राजधानी के चयन के लिए आयोग बना था। सरला बहन का मूल नाम क्या है, कैथरीन हेलीमैन। मंत्री, सवाल आता है कि राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 1 CM प्लस 11 अन्य मंत्री। हमारे यहाँ उत्तराखंड में, छोटे स्टेट में 1+11, ध्यान रखना 1+11, अधिकतम 12 जिसमें 1 CM होगा, और हाईकोर्ट में 1+10, ठीक है। हमारे यहाँ जो छठे गवर्नर थे, क्वेश्चन आया था, वो थे KK पाल। इन्हीं के समय में, यही बताता चलूँ, इन्हीं के समय में भारत उत्तराखंड में पहला और एकमात्र राष्ट्रपति शासन हुआ था, सन 2016 में। आगे डेट भी लिखी है मैंने, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन था। उस समय गवर्नर थे, छठे गवर्नर कृष्णकांत पाल, और CM थे उस समय हरीश रावत। उनको बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। 1962 में, 1962 में तत्कालीन UP की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी नैनीताल, ठीक है। लाखू उड्यार अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में खोजा गया सबसे पहला, सबसे पुराना प्रागैतिहासिक स्थल है ये लाखू उड्यार, लाखू उड्यार, है ना। उत्तराखंड के फलसीमा के पास है ये लाखू उड्यार। राजबुंगा, F माने फोर्ट, राजबुंगा किला राजा सोमचंद ने बनाया था, राजबुंगा किला राजा सोमचंद ने बनाया था। खुड़बड़ा के मैदान में शहीद हुए थे प्रद्युम्न शाह, गोरखों से लड़ते हुए। अंतिम परमार वंश का राजा थे मानवेंद्र शाह। गोरखाली या गोरख्याली जो है, गोरखाओं का उत्तराखंड में जो अत्याचारी शासन था उसको कहते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल, ये क्वेश्चन खूब आता है कि ये कब बना, जब भी बना, है ना, 1939 में बना टिहरी में। टिहरी राज्य प्रजामंडल 1939 में टिहरी में बना। आपके श्रीदेव सुमन जी थे, परिपूर्णानंद पेन्नोली जी भी थे इसमें। तो इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था टिहरी की जनता को अत्याचारी राजा के अत्याचार से मुक्ति दिलाना या राजशाही का खात्मा करना, इसका मकसद ये था, ठीक है ना। वैसे इसका सही जो उद्देश्य था वो ये था, ध्यान रखना मेरी बात का, इसका सही जो सटीक उद्देश्य था वो ये था कि टिहरी में जो जनता के अधिकार हैं उनको बहाल करना। नागरिक अधिकार, जो जनता के जो अधिकार हैं, आप इसको लोकतंत्र भी कह सकते हो, ठीक है ना। सीधे सीधे राज्य प्रजामंडल ने ये नहीं कहा कि हमने राजा को हटाना है या राजशाही को खत्म करना है, तानाशाही को खत्म करना। वो ये था कि नागरिक अधिकारों की बहाली इसका उद्देश्य था, मूल उद्देश्य। बाद में फिर ये जो प्रजामंडल था राजा के खिलाफ ही हो गया। तो मैंने कई सारे ऑप्शन देखे हैं, किसी भी ऑप्शन में सीधे ये ऑप्शन नहीं है कि साहब नागरिक अधिकारों की बहाली करनी है। अगर ये आ जाए कि नागरिक अधिकारों की बहाली करनी है तो आपका आंसर यही होगा। अगर आयोग गलत आंसर देता तो ऑब्जेक्शन मैं लगाऊंगा, ठीक है। और ये नहीं है तो राजशाही के खिलाफ है, ठीक है। आगे चलें सर, ध्यान रखना, अगर नागरिक अधिकार बहाली आए तो वही आंसर देना, ठीक है। हो गया। हाँ, एक समता, ये अखबार था, सन 1935 में अल्मोड़ा से छपा था। एक पार्टी बनी कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये PC जोशी ने बनाई थी। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किसने बनाई थी, PC जोशी ने, कम्युनिस्ट नेता थे ये, कम्युनिस्ट नेता थे ये, ठीक है। आगे चले। 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बन गया नैनीताल। पौड़ी जिला कब बना, किसी को याद है, 40 में, वेरी गुड, ठीक है ना। और 1854-55 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बन गया नैनीताल। इसका मतलब मेरी वीडियो देखी है पुरानी आपने, वेरी गुड। हाँ, 54-55 फिर से वो लिख लिया मैंने, नैनीताल कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बना 1854 में। गोविंद वल्लभ पंत, GVP माने गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी काशीपुर में, प्रेम सभा के नाम से गोविंद वल्लभ पंत ने।
गढ़वाल सर्वदलित परिषद जयनंद भारती जी ने बनाई थी। उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये सवाल खूब आता है, 30-31 मई अल्मोड़ा में बनी थी और ये बनाई थी सोवन सिंह जीना ने। खूब आता सवाल। उत्तरांचल उत्थान परिषद 30-31 मई, और डेट हम इसमें डालना भूल गए और हम वैसे ही भूल गए, देख लेना भैया 1982, 86, 88 क्या है देख लेना। तो ये बनाई थी, ये जरूर देख लेना, अभी सोवन सिंह जीना ने बनाई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, है ना। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1886 में। तो उसमें पहली बार उत्तराखंड से कोई गए थे, ज्वालादत्त जोशी। मैंने इसका फार्मूला बना रखा, पहली बार आग जली, उत्तराखंड से पहली बार आग जली, ज्वालादत्त जोशी गए थे कांग्रेस के सेशन में, ठीक है ना। दांडी आंदोलन में गांधी जी के साथ एक थे भैरव दत्त जोशी और एक और थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, 2 लोग थे। दांडी मार्च में उत्तराखंड से 2 लोग गए थे, एक भैरव दत्त जोशी थे, एक और थे कोई। किसको याद आ रहा है नाम? आपको याद आ रहा है तो बताना। रवाई कांड या रवाई आंदोलन, है ना, राजा के खिलाफ था और यहीं से फिर मामला बिगड़ गया था। रवाई कांड या रवाई आंदोलन जो है उत्तरकाशी में तिलाड़ी में है। ये रवाई घाटी, रवाई कांड, रवाई आंदोलन उत्तरकाशी में तिलाड़ी के पास, तिलाड़ी का मैदान उत्तरकाशी में। सल्ट को क्या कहा है? उत्तराखंड का, कहीं कुमाऊं का वारदोली कह लो, उत्तराखंड का वारदोली कह लो, एक ही बात है। किसको कहा है सल्ट को? गांधी जी ने नाम दिया ना, ये नाम किसने दिया? गांधी जी ने दिया, ठीक है। गोरखा शासन से मुक्ति कब मिली? 1815 में, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस बनी 1912 में, इसका, हाँ, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में बनी। और अल्मोड़ा, ध्यान रखना, अल्मोड़ा कांग्रेस कब बनी? 1912 में। मैंने लिखा विलय, विलय किसका? टिहरी रियासत का। टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हुआ 1 अगस्त सन 1949 को, ठीक है ना। 1 अगस्त सन 1949 को इसका विलय हो गया, ओके। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था ना? रिजर्व बैंक का चलो खैर, टिहरी रियासत का विलय हुआ था 1 अगस्त सन 1949 को उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध बनेगा, इसका प्रपोजल सबसे पहले आया था सन 1972 में। टिहरी बांध का जो प्रपोजल, ये प्रस्ताव आया था सबसे पहले 1972 में आया था। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आता है, कई बार मैंने कल ऑप्शन देखे ना, तो कहता है कुली बेगार प्रथा कब शुरू हुई, तो उसका आंसर भी वही दे रहा है। क्या दे रहा है? 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर। 13 और 14 जनवरी को बागेश्वर में किस नदी किनारे? सरयू नदी किनारे मेला लग रहा था। कौन सा मेला? मकर संक्रांति का मेला, है ना। 13-14 जनवरी सन 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी किनारे मकर संक्रांति का मेला लग रहा था। तो उसी मेले में लोगों ने शपथ खाई थी कि भाई हम अब कुली बेगार नहीं देंगे, और सारे रजिस्टर जो थे कुली बेगार के सरयू नदी में फेंक दिए थे। लेकिन एक्चुअली कुली बेगार आंदोलन जो शुरू हुआ था अल्मोड़ा के खत्याड़ी गाँव से शुरू हुआ था काफ़ी पहले, और इसके लिए कोर्ट कचहरी में भी लोग पहुंच चुके थे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर उसमें खत्याड़ी हो तो आपका आंसर खत्याड़ी होगा। एक्चुअली यहाँ तो लोगों ने कुली बेगार को खत्म कर दिया था, उसके बाद सरकार भी जाग गई थी कि हाँ भाई ठीक है खत्म करो इसको। तो आयोग भी इसका आंसर यही दे रहा है, भाई पता नहीं कैसे दे रहा, लेकिन देख लेना, अगर यही हो, खत्याड़ी हो ही ना, तो फिर आपका आंसर यही है, बद्रीदत्त पांडे वगैरह के नेतृत्व में, ठीक है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग कब बनी? 1914 में। अब से गए उत्तराखंड में अल्मोड़ा में पहली बार होम रूल लीग किसने बनाई थी? विक्टर मोहन जोशी, और कौन थे? और भी बहुत सारे नेता थे। अल्मोड़ा में होम रूल लीग बनी 1914 में। कुमाऊं परिषद 1916 में बनी, इसका विलय हो गया अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस। देखिए ये जो अल्मोड़ा कांग्रेस है ना, जो 1912 में बनी, इसको कुमाऊं कांग्रेस भी कहा गया बाद में, ठीक है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस। कुमाऊं परिषद बनी, ये अलग थी 1916 में, बाद में इन दोनों का विलय हो गया 1926 में, ठीक है। अच्छा, शक्ति अखबार जो कि अल्मोड़ा अखबार की जगह छपा था, नहीं अल्मोड़ा अखबार की जगह छपा था, अभी पता नहीं कौन सा है, अभी रुको गड़बड़ ना हो जाए, यहीं पर हो। 15 सितंबर सन 1918 को शक्ति के नाम से अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, ठीक है ना। गांधी जी कुमाऊं में आए थे जून 1929 में, हालांकि उससे पहले 1915 में देहरादून में आ चुके हैं। गांधी जी 1915 में आए थे, 16 में आए थे, 15 में आए थे शायद। गांधी जी 1915 में देहरादून में आ चुके हैं, लेकिन कुमाऊं में पहली बार आए थे वो 1929 में, जून के महीने में आए थे। एक बार सवाल आया था कितने दिन रहे, अभी आगे आएगा, ओके। श्रीदेव सुमन जो शहीद हुए 25 जुलाई सन 1944 को, 25 जुलाई सन 1944 को ये शहीद हुए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। सल्ट की जो घटना है वो 5 सितंबर 1942 की है। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत, ध्यान रखना मैंने लिखा भी है बुद्धि वल्लभ पंत। इन्होंने सबसे पहले सन 1871 में अल्मोड़ा से ये अखबार छापना शुरू किया था। सकलाना विद्रोह जो है टिहरी का है। कीर्तिनगर आंदोलन, इसको सकलाना विद्रोह भी कहते हैं, कीर्तिनगर आंदोलन भी कहते हैं, 1948 का है ये टिहरी का, ओके। ये मैंने आपको बता दिया सारा, आगे चलें। कोसी नदी जो है ग्लेशियर से नहीं निकलती है।
अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है कि इनमें से कौन सी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? 2-3 बार आ गया, उसका आंसर देते हैं वो अलकनंदा, लेकिन ये गलत है, ऐसा कहना गलत है। सतोपंथ ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का पानी आता है सतोपंथ झील में, उससे नदी निकलती है। कौन सी? देखो क्वेश्चन आता है मंदाकिनी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चोरावरी ग्लेशियर से। तो चोरावरी ग्लेशियर, उसके नीचे झील, उसी के पानी से झील बनी है जिसको आप चोरावरी झील कहते हैं, वहाँ से नाला फूटता है, उसे आप मंदाकिनी नदी कहते हैं। तो जिस तरह से ये है उसी तरह से अलकनंदा है। लेकिन फिर भी भाई अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से कौन सी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है और उसमें अलकनंदा के अलावा इस तरह कोई ऑप्शन ना हो तो आप अलकनंदा आंसर दे देना। लेकिन सही आंसर इसका ये है कि अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर और सतोपंथ झील से निकलती है। लेकिन ये निर्विवाद है कि कोसी नदी जो है वो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक है और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी नदी बहती है। ठीक है ना, केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी कहाँ से कहाँ जाती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक, रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, फिर त्रिभुजाकार झील सतोपंथ, सतोपंथ झील जो है वो त्रिभुजाकार झील है। और त्रिकोण झील किसे कहते हैं? नैनीताल को, है ना। हाँ, जाह्नवी या जाटगंगा भागीरथी की सहायक है। अच्छा, बिरही गंगा में बाढ़ आई, बिरही गंगा में बाढ़ आई जिससे क्या हो गया? लैंडस्लाइडिंग हो गई, भूस्खलन हो गया। उस भूस्खलन की वजह से उसमें एक झील बन गई जिसको नाम दिया जाता है बिरही झील या गोना झील, गोना झील, है ना। तो सवाल आता है वो कितने वर्ष रही? 62 वर्ष रही। बिरही गंगा से बनी गोहना लेक 62 वर्ष रही। काली और गौरी मिलती हैं पिथौरागढ़ में जोलजीबी में। कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू है। अब ताल, सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तालों में ताल, बाकी सब तलैया। क्या है? तालों में नहीं ताल, बाकी सब तलैया। 1 मिनट को रोक लो, सांस ले लूँ थोड़ी सी। ओके, कहाँ थे? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील या ताल जो भी कह लें, उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल झील। ठीक है, ध्यान रखना, सहस्त्रताल झील उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील होगी। गढ़वाल में है, टिहरी जिले में ना। हाँ ठीक है, टिहरी जिले में है सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल झील। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल, नैनीताल की। ठीक है ना, सबसे गहरी झील उत्तराखंड की भी और कुमाऊं की भी सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल। अच्छा, अगर आप देखो गढ़वाल की सबसे गहरी झील सहस्त्रताल, ये गढ़वाल की सबसे बड़ी झील भी है। इसके अलावा ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील भी है। लेकिन अगर कुमाऊं की सबसे गहरी झील पूछे या उत्तराखंड की सबसे गहरी झील पूछे तो नौकुचिया ताल। और क्या रह गया? कुमाऊं की सबसे बड़ी झील, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील पूछे तो भीमताल झील। ओके, त्रिऋषि सरोवर कौन सा है? त्रिऋषि सरोवर किसे कहते हैं? त्रिऋषि सरोवर नैनीताल झील को, है ना। हाँ, कौन कौन से ऋषियों ने निर्माण किया उसका? ब्रह्म, अत्रि और पुलस्त्य। शाबाश। अच्छा, उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें कहाँ मिलती हैं? आप बताओ कीर्ति। चमोली जिले में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत शिखर भी आपको चमोली में मिलेंगे और सबसे ज़्यादा झीलें आप कहाँ चलेंगी? आप सबसे ज़्यादा झीलें, लग रहा इनको ऐसा लग रहा कोई आंसर आ नहीं रहा, ये कॉमा में चली गई हैं। हाँ, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो चमोली में हैं। ये वाकई में कॉमा में चली गई। ओके चलो, उत्तराखंड में सबसे ऊंचे पर्वत जो है वो चमोली में है, सबसे ज़्यादा झीलें चमोली में हैं और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जिसे कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, वो भी चमोली में ही है। ठीक है ना। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पास या दर्रे जो हैं वो पिथौरागढ़ जिले में, ध्यान रखना। अच्छा, सबसे ऊंचा ताल उत्तराखंड में, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ताल है, देख लेना भाई, गौरीकुंड या कोई और है, देख लेना, मैं यहाँ पर लॉक नहीं कर रहा। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? टिहरी में। इससे कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना, है ना, भिलंगना निकलती है ना। अच्छा, उत्तराखंड का या गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम, या उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम। मिलम से कौन सी नदी निकलती है? मिलपोना, मैंने अभी आपको बता दिया, मिलपोना पिथौरागढ़ मिलम पोंटिंग नामिक, है ना। सुपिक, सुंदर ढूंगा, पिंडारी, कफनी, बागेश्वर, है ना। संथा मुंगानी, संकन, थागला, मुलिंगला, माणा और नीति, ये ना ये दर्रों का क्रम है। अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे ना, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो जैसे संखंड कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल को किसको जोड़ता है? ये तिब्बत को। हाँ, उत्तर का शंकंठ, ठीक है ना, शंकंठ हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। फिर आपका ये आ गया थागला, मुनिंगला, माणा, नीति, या देख लेना शंकंठ मेरे ख्याल से हिमाचल में ही है, बट आप देख लेना प्लीज़, कंफर्म नहीं है, हो सकता है उत्तरकाशी में हो, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें। अच्छा खैर, ये इनका क्रम है इन दर्रों का, है शंकंठ, आई एम वेरी सॉरी, उत्तरकाशी और तिब्बत को, हिमाचल को, शंकंठ उत्तरकाशी हिमाचल को जोड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है।
तो ये क्रम है संकंठ, थागला, मुड़िंगला, माणा और नीति। फिर है बालघाट ने लोकियो माला में ऊंट कुदाली, बालचाधुरा, घाटमिलाधुरा, लोवेधुरा, कियोगाड, है ना। फिर ये माशाधुरा, माणा मत पढ़ लेना इसको, ये है माशाधुरा, लाम्पियाधुरा, ऊंटाधुरा, और भी यह है क्या है कू से क्या बनाया था मैंने यार, पता नहीं, दा से दारमा और ली से लिपुलेख। कू से क्या बनाया होगा मैंने, भूल गया मैं, है किंगरी विंगरी तो नहीं बनाया, कू से किंगरी विंगरी बनाया, ठीक है। ओके, ये सब क्रम है। ये देखें आप, बालघाट ने लोकियो माला में ऊंट कुदाली, बालचाधुरा, घाटमिलाधुरा, लोवेधुरा, कियोगाड, और ये है माशाधुरा, लाम्पाधुरा, ऊंटाधुरा। कू से शायद मैंने किंगरी विंगरी बनाया, दारमा और लिपुलेख, है ना। ये ज़्यादातर इसमें पिथौरागढ़ में है। ये बालचा देख लेना, बालचा और घाटमिला कहाँ पर है ना। टेल पास कहाँ पर है, बागेश्वर। बागेश्वर को किससे जोड़ता है, पिथौरागढ़ से। टेल पास खूब आ रहा है, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ रहा है। ग्लेशियर पिघलना, एक सवाल कई बार आ रहा है कि हिमालय ग्लेशियरों की पिघलने की जो गति है वो दुनिया में सबसे तेज़ है। हिमालय के जो ग्लेशियर हैं इनके पिघलने की गति दुनिया में सबसे तेज़ है। गढ़वाल मंडल बना 1969 में, 1969 में गढ़वाल मंडल बना। खोड़बड़ा का युद्ध हुआ 1804 में, ठीक है ना, है ना। गोरखों ने पहले 1803 में हमला, 1803 में भूकंप आया था। 1803 में क्या आया था, बद्रीनाथ भूकंप, विनाशकारी भूकंप था। 1804 में फिर इन्होंने, गोरखों ने उस भूकंप का फायदा उठा करके हम पे हमला किया था। संगोली की संधि 1815। पंचेश्वर डैम किस पर बन रहा है, काली नदी पर, है ना। और गोला पर बन रहा है जमराइन डैम। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर प्रस्तावित है, पंतनगर में, है ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तराखंड का पंतनगर में प्रस्तावित है, ठीक है। फिर आराम से दिल्ली देहरादून पढ़ाने जाया करेंगे सुबह शाम। चिन्याली सोड़ कहाँ पर है, चिन्याली सोड़ कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। नैनी सैनी उत्तरकाशी में। चिन्याली सोड़ हवाई पट्टी पिथौरागढ़ में और नैनी सैनी उत्तरकाशी में, ठीक है। कोटेश्वर बांध कहाँ पर प्रस्तावित है, भागीरथी पर, है ना। पूर्वी धौलीगंगा इन काली, यानी कि मतलब क्या है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक है, काली नदी की, है ना। बयाताल, बयाताल को उबलते पानी का ताल भी कहते हैं। बयाताल को क्या कहते हैं, उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल। बयाताल को उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल भी कहते हैं, ठीक है। रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस सबसे ज़्यादा जो है गंगा, और गंगा में भी ऋषिकेश। रिवर सुने ना आप लोग, लिखिए मत, सुन लीजिए प्लीज़, पहले मुझे फिर लिख लेना आप, है ना। रिवर राफ्टिंग के लिए गंगा फेमस है और गंगा में भी ऋषिकेश। भागीरथी को सास कहते हैं, दूसरी को बहू कहते हैं, अलकनंदा को, है ना। काली नदी और गौरी नदी, काली और गौरी, गौरी जो है काली की सहायक है, ठीक है। और सरयू और एक दूसरे की, सरयू मिलती है पनार और काली मिलती है गौरी। भागीरथी, जाटगंगा, 3 बार लिखा दी इसीलिए एस्प्लान में, ये भागीरथी इतना इंपॉर्टेंट है ये जाटगंगा, ठीक है ना। और फिर क्या कहा, गंगा राष्ट्रीय नदी कब घोषित हुई, 4 नवंबर सन 2008 को, और नमामि गंगे 2014 में, ठीक है ना। चलिए एक टी ब्रेक ले लें। माने क्या है, हे हरिराम, हे कृष्ण जगन्नाथम। ये क्या हुआ, ग्लेशियर, इधर ग्लेशियर बताए जा रहे हैं, पर्वत श्रेणी, अरे हे अल्लाह, हे भगवान, हे यीशु, हे गॉड, हैं ये बुग्याल हैं ये। मैं एक बार ऐसे मारा था, ये ईगो पे ले गई नहीं, इधर को आ जाओ, ऐसे मारा था, चोटी हटा के मारा था। तो रिकॉर्डिंग हो रही है यार, ठीक है। हे हरिराम, हे कृष्ण जगन्नाथम, वही वाली बात है, ये क्या हुआ है ना। ओके, इसको रोक दीजिए, नहीं आगे चले। तो भारतीय, हाँ यहाँ आगे थे, शंकंठ हिमाचल और किसको जोड़ता है, तिब्बत को। उत्तरकाशी, वो सॉरी थागला उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़, देख लो इधर लिखा साफ है ना। उसके बाद बाहरी हिमालय मुख्यतः वन आच्छादित है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वन आपको मिलेंगे बाहरी हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। भाबर में मृदा के मोटे निक्षेप, वही जो बारीक मोटे कंकल पत्थर जिसे कहते हैं ना, उसी के टुकड़े जो जमे हैं, कहाँ पर जमे हैं, भावर में। ओके, अच्छा अब पूछता है उत्तराखंड जो है हिमालय किस दिशा में है, तो ये जो है हिमालय के पूर्व मध्य में या मध्य पूर्व में। उत्तराखंड जो है वो हिमालय के पूर्व मध्य दिशा में है। ओके, आगे चलें। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ये जैसे अशोक के लेख होते थे ना, उसी तरह का लेख है ये। तांबे का शिला लेख है, नहीं शिला लेख नहीं, शिला तो पत्थर हो गया, कॉपर शीट पर लिखा हुआ ये इंस्क्रिप्शन है। तो कहते हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख की भाषा क्या है, पूछा गया, पाली भाषा। उसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव था। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा किस वंश की है, कुड़िंद। अच्छा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पांडे जी, किस राजा को दिया जाता है, कुड़िंद वंश की तो है, किस राजा को दिया जाता है इसका श्रेय, आ से हैं,
औ से अजय पाल कुड़िंद वंश का राजा था। हाँ शाबाश, हाँ हाँ शाबाश, वेरी गुड। शाबाशी स्वीकार नहीं है आपको। ओके, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा कुड़िंदों की हैं, सबसे ज़्यादा जो मिली है वो राजा अमोघभूति की मिली है। कत्यूरियों की राजकीय भाषा थी संस्कृत और कत्यूरियों की कुल देवी थी नंदा देवी। ओके, और मैंने लिखा है कुमाऊं गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड, कुमाऊं गढ़वाल को या इन दोनों को संयुक्त रूप से या उत्तराखंड को संयुक्त रूप से प्राचीन साहित्य में कहा गया है देवभूमि। देखो ऋग्वेद में भी इसको देवभूमि कहा गया, पुराणों में भी इसको देवभूमि कहा गया, और अगर आप कहें प्राचीन साहित्य में इसको क्या कहा गया है तो देवभूमि। ठीक है, बौद्ध साहित्य में अभी आएगा, पाली बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है कुमाऊं गढ़वाल को या उत्तराखंड को क्या कहा गया भाई, कोई बच्चा बताएं। पाली साहित्य में, हाँ शाबाश, हेमवंत है ना, हेमवंत नहीं हिमवंत, एक नाम इसका हेमवंत भी है, लेकिन पाली साहित्य में या बौद्ध साहित्य में इसको कहा गया हिमवंत। ओके, वेरी गुड। खगबरा फोर्ट अल्मोड़ा में है, ये एफ फॉर फोर्ट, ए फॉर अल्मोड़ा। खगबरा फोर्ट भीष्मचंद ने बनाया। सुलेमान शिको को शरण किसने दी थी, पृथ्वीपति शाह ने। इनका नाम पृथ्वीपाल भी मिलता है, पृथ्वीपति शाह भी मिलता है। चंद गढ़वाल में परमार वंश के राजा थे। सुलेमान शिको जानते हैं ना, बताएं, पढ़ाया तो था उत्तराखंड में चित्रकारी पढ़ाते हुए, दारा शिको का बेटा था ये, है ना। जब औरंगजेब से बच के भागे थे तो सुलेमान शिको गढ़वाल के राजा के यहाँ शरण लेने आया था। राजा पृथ्वीपति शाह ने इसको शरण दी थी, लेकिन बाद में जब औरंगजेब का दबाव पड़ा तो सुलेमान शिको को यहाँ से जाना पड़ा और श्यामदास हरदास रुक गए। इन्हीं के वंशज थे मोलाराम। राजतरंगिणी किसकी है, कल्हण की। कल्हण की राजतरंगिणी से ये पता चलता है कि कश्मीर का राजा था ललितादित्य मुक्तापीड, और इसने बहुत सारे सूर्य मंदिर बनवाए थे। ललितादित्य मुक्तापीड जो था कश्मीर का राजा था। कल्हड़ की राजतरंगिणी से ये पता चलता है कि इसने केदार मंडल यानी कि गढ़वाल, केदार मंडल या केदारखंड माने गढ़वाल, गढ़वाल पर हमला किया था। ठीक है, ओके, किससे पता चलता है, राजतरंगिणी से। अब उत्तराखंड में किस राजवंश को स्वर्णयुग कहा जाता है, जैसे भारत में एक तो जो गुप्त काल और दूसरा शाहजहां का जो समय है उसको भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, तो उसी तरह से उत्तराखंड का जो गुप्त स्वर्ण काल कहा जाता है वो कत्यूरी एज को कहा जाता है। ठीक है, राजा सोमचंद चंद्रवंश के राजा थे। राजा सोमचंद ने ब्रह्मदेव को हराया था। ये ब्रह्मदेव का एक नाम और मिलता, बीरमदेव, ब्रह्मदेव या वीरमदेव। राजा सोमचंद ने यहाँ पर जो चंद्रवंश की शुरुआत की थी चंपावत में, जो आपने काली कुमाऊं क्षेत्र, किनका, कौन थे वो, उत्तराखंड के पहले शहीद कालू मेहरा का जो क्षेत्र है ना काली कुमाऊं, यहाँ पर राजा ब्रह्मदेव या बीरमदेव का शासन था। तो उसको मार करके सोमचंद ने यहाँ से चंद्रवंश की शुरुआत की थी। और अभी मैं आपको चंद्रवंश की वीडियो बना के दूंगा, और यहीं से चंपावत से शुरू करके धीरे धीरे ने पूरा का पूरा कुमाऊं, नेपाल का बहुत सारा हिस्सा और बहुत सारा हिस्सा गढ़वाल का इन्होंने जीत लिया था अपने पीक पर। चंद्रवंश जो था अपने पीक पर नेपाल का भी कुछ हिस्सा जीत लिया था, पूरा कुमाऊं उनके कब्जे में था, गढ़वाल का भी कुछ हिस्सा इन्होंने जीत लिया था, पूरा तराई भावर इनके कब्जे में था, पूरा तराई भावर उधर पीलीभीत तक ये चले गए थे, है ना। और चंद्रवंश का तुगलक किसको कहा जाता है, देवी चंद। इसने मुगल राजा पर हमला कर दिया था, बिजनौर तक सेना पहुंच गई थी, तो नजीबुद्दौला ने खदेड़ा था। चले खैर आगे चले, कहाँ थे, अच्छा, गरुण ज्ञानचंद जो है चंद्रवंश का राजा था। इसने फिरोज तुगलक से मीटिंग की थी। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से मिला था, लेकिन सही जो है इसकी जो मुलाकात हुई थी फिरोज तुगलक से हुई थी। सवाल आएगा ना कि चंद्रवंश के किस राजा ने तुगलक वंश के राजा फिरोज तुगलक से भेंट की थी, तो गरुण ज्ञानचंद ने की थी। अब इसी को गरुण जो टाइटल दिया था फिरोज तुगलक ने दिया था, क्यों दिया था कि इसने उड़ते हुए गरुण पक्षी को मार दिया था, तीर से मार दिया था, तो इसको टाइटल दिया था गरुण का। और इससे अच्छे संबंध थे, उससे कहा भाई जा, तराई भावर भी तेरा, और ऊपर गढ़वाल में नेपाल में जहाँ हमला करना चाहे कर। तो फिर इसने यहाँ पर वापस आकर के तराई और कुमाऊं को जीत लिया था, तराई और भावर को जीत लिया था। ठीक है ना, ओके। अब एक बार सवाल आया कि इनमें से उत्तराखंड की सबसे पुरानी जातियां कौन सी हैं, तो उसमें ऑप्शन था किन्नर भी था, किरात भी था, यक्ष भी था, राजी भी था। अब एक सवाल आता है ना कि इनमें से उत्तराखंड की सबसे आदिम जनजाति कौन सी है, या सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। आप देखो ना, भोटिया उत्तराखंड मूल की नहीं, जौनसारी उत्तराखंड मूल की नहीं, उत्तराखंड मूल की जनजातियां नहीं है ये। क्यों, क्योंकि मंगोल आए और उन्होंने हादी और डोमो से वैवाहिक संबंध बनाए, तो जौनसारियों की उत्पत्ति हुई। थारूर बुक्सा के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ के मूल निवासी ही नहीं है ना। और कौन सी जनजाति बची, भोटिया। भोटिया भी जो है वो तिब्बती या मंगोल नस्ल है ना। लेकिन
उत्तराखंड नस्ल जो है वह है राजी, राजी या वनरावत। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, लेकिन उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति नहीं है ये। या उत्तराखंड के मूल निवासी तो हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन उत्तराखंड की सबसे पुरानी जातियां नहीं हैं। उत्तराखंड की जो सबसे इनसे भी पुरानी जातियां हैं वो हैं गंधर्व, यक्ष, कोल, किन्नर, किरात। तो कोल, किन्नर, किरात, किरात को कहीं विराट भी लिख देते हैं लेकिन नहीं, कोल, किन्नर, किरात, यक्ष और गंधर्व, ये जो हैं उत्तराखंड की सबसे पुरानी जातियां हैं। उसी में एक ऑप्शन था शक, तो शक जो है वो उत्तराखंड मूल के नहीं है, मध्य एशिया से आई है, पता नहीं कहाँ से अगर भटकते भटकते यहाँ पर आई है ना। अभी इतना समय मिल नहीं पाया, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा रिवीजन के लिए। अभी आपका ये एग्जाम जब निपट जाएगा तो इसको तसल्ली से सुकून से फिर से पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। एग्जाम में अगर 10 सवाल आएंगे यहाँ से तो 10 में 7 सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और हो सकता, देखो आप परेशान मत हो कि मुझे एनसीईआरटी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। हो सकता है जो आपको नहीं आता वो एग्ज़ाम में भी ना आए, और बदकिस्मती ये रही कि हो सकता है कि भैया जो आपको नहीं आता वही वहाँ पर रखा हो, है ना। तो उम्मीद करो अच्छा ही होगा सब। महेंद्र चंद्र, अंतिम चंद्रवंश के जो राजा थे, चंद्रवंश के जो अंतिम राजा थे वो थे महेंद्र चंद्र। ओके, अल्मोड़ा या आलमनगर, अल्मोड़ा या आलमनगर, एक्चुअली अल्मोड़ा जो बसा था वो आलमनगर के नाम से बसा था, लेकिन आलमनगर नाम इसका पॉपुलर नहीं हो पाया। इसका नाम जो पॉपुलर हुआ वो हुआ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा या आलमनगर जो बसाया सबसे पहली बार वो बसाया बालो कल्याण चंद्र ने, सबसे पहली बार बसाया ये बालो कल्याण चंद्र ने, ठीक है ना। एक बार इसको रोक देना। तो अल्मोड़ा बसाया था बालो कल्याण चंद्र ने। अरे मत हंसो, शांत हो जाओ। चले सर, कहाँ थे? हाँ, अल्मोड़ा या आलमनगर बसाया बालो कल्याण चंद्र ने। अच्छा, एक बार सवाल आया कि अकबर के समय का चंद राजा कौन था? अकबर कालीन चंद राजा जो था वो था रुद्रचंद। ओके, अब अजयपाल जो था पहला ऐसा उत्तराखंडी था जिसने तिब्बत पर हमला किया, ठीक है ना। अजयपाल पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने तिब्बत पर हमला किया था, और न केवल हमला किया बल्कि जीता भी था, और उनसे टैक्स देने के लिए मजबूर किया था। लेकिन कीर्तिचंद जो था ना गढ़वाल का राजा, उसने अजयपाल से भी टैक्स वसूल लिया था, अभी बात करेंगे इसकी। तो अजयपाल के बाद तिब्बत पर पहला जो हमला किया था वो किया था महिपति शाह ने। ओके, फिर राजा रुद्रचंद जो हैं जिन्होंने रुद्रपुर शहर बसाया, है ना। बाजपुर किसने बसाया? बाज बहादुर चंद ने, है ना। और अल्मोड़ा किसने बसाया था? अल्मोड़ा को बसाने की शुरुआत की थी भीष्मचंद्र ने। मैंने यहाँ क्या लिखा है देखो, हाँ इसकी मैं बात करता हूँ आपको, यहाँ पे मैं इसकी बात कर दूँ। देखो, चंद्रवंश का पहला राजा सोमचंद था, निर्विवाद है, ठीक है ना। धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर बसाया। जब एम्पायर बसाया ना तो अक्सर यहाँ पर हमले होते थे, कभी रोहिल्लों के, कभी तुर्कों के, कभी नेपालियों के। तो ये लोग ले गए अपनी राज, और अक्सर इन्होंने उत्तर की ओर प्रसार भी कर लिया अपना, तो वहाँ पर बगावत होती रहती थी। शोर घाटी किसका नाम है? इमरान बताएंगे केवल। शोर घाटी किसको कहते हैं? शोर वैली किस जिले में है? या किस जिले का नाम पुराना शोर वैली है? जैसे रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या है? तुम परेशान मत हो, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा ना, अब 2 दिन मैं फ्री हूँ, मैं धड़ाधड़ इसकी वीडियो बनाऊँगा और तेज़ी से बनाऊँगा, ठीक है ना। वो शायद बोर्ड पे नहीं बनाऊँगा, मैं चलने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। शायद बोर्ड पे नहीं बनाऊँगा, मैं ऑन पेपर लिखूँगा और ऑन पेपर लिख कर वीडियो शेयर करता रहूँगा। 1 घंटे की चीज़ मैं आपको 10-10 मिनट में परोसता रहूँगा, अब उनको आप देखते रहना एक बार, ठीक है। सभी से कह रहा हूँ मैं। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है पुनाड़ है, ऐसा मत करना यार। उत्तरकाशी का बड़ा हाट। मैंने जानबूझ की ये चीज़ आपको मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये आती होंगी, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो किताबें पेन बंद करो। अगर आपका 1 हफ्ते बाद पेपर है ना तो उसको भूल जाओ और भूल के नए सिरे से तैयारी शुरू करो। खैर, ओके, गदपुर का पुराना नाम क्या है? बराखेड़ा। वो बराखेड़ा जो गांव है ना वो है गदपुर, हाँ चलें। और झगड़पुरी का नाम क्या है पुराना? लड़ाई वाली पुलिया, चलें, ओके। झगड़पुरी में तुर्क बहुत रहते हैं ना हमारे, तो चलें आगे, आगे चलें। कहाँ थे? हैं कहाँ पे थे? शोर वैली में थे। इनकी याददाश्त बहुत, भाई साहब इसकी याददाश्त बहुत तेज है। वो आती थी हमारी एक बच्ची, क्या नाम था उसका, हमारे गांव के पास से ही, विमन। उसकी याददाश्त कितनी तेज थी ना, इनकी याददाश्त उससे भी तेज है। चलिए, पिथौरागढ़ का पुराना नाम शोर वैली या शोर घाटी। ओके, चलें साहब, शाबाश है ना, तुम्हारी याददाश्त वाकई में तेज है। कहाँ थे भाई? तो राजा रुद्रचंद ने नाटक बनाया था, नाटक लिखा था उषा रागोदय। राजा रुद्रचंद का नाटक था ये, है ना, उषा रागोदय।
अब देखो यहाँ पर एक शब्द आता है उत्तर कुरु, तो कहीं लिखा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है ना, तो वो भी सही है। एक्चुअली उत्तर कुरु जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया, लेकिन एक जगह आंसर आ गया कि भाई साहब महाभारत में उत्तराखंड को क्या कहा गया, तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो ये भी चलेगा, ठीक है ना। महाभारत में भी और ऐतरेय ब्राह्मण में भी उत्तराखंड को, खास करके जो केदारखंड वाला इलाका है उसको कहा गया है उत्तर कुरु। उत्तर कुरु का मतलब कुरु साम्राज्य का उत्तर दिशा का क्षेत्र। उत्तराखंड में गोरखा शासन रहा 1790 से 1803। उत्तराखंड में गोरखा शासन रहा 1790 से 1803 तक, ये तो रहा ना। 1790 में ये कुछ गलती हो गई, एक मिनट, हाँ ये गलती हो गई, सॉरी। उत्तराखंड में गोरखा शासन जो रहा कुमाऊं में रहा 1790 से 1803 तक, ये रहा आपका कुमाऊं में, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने गढ़वाल को भी जीत लिया 1804 में, तो 1804 से 1815 तक इनका राज गढ़वाल पे भी रहा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कुमाऊं पर गोरखा का शासन कब से कब तक रहा, तो 1790 से 1815 तक, गढ़वाल पर 1804 से 1815 तक। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तराखंड में कब से कब तक रहा, तो इसका आंसर आप मान लीजिए 1790 से 1815 ही होगा, क्योंकि 1790 में उनका प्रवेश हो चुका था। कुमाऊं 1790 में उन्होंने जीत लिया, गढ़वाल जीता उन्होंने 1804 में, ठीक है ना, 3 में नहीं 1804 में, और 1815 में यहाँ से भगा दिए गए, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन हो उसी हिसाब से आप लोग अपना आंसर देना। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा गया हिमवंत। पेशावर कांड वही लाल कुर्ती वाला गढ़वाल कांड है ना, 1930 का है, फोन साइलेंट कर दो। कत्यूरियों की जो राजधानी है, कत्यूरियों की भी 2 राजधानी रही। कत्यूरियों की जो पहली राजधानी रही, एक्चुअली कत्यूरी जो वंश के राजा थे ना, शुरुआत में कार्तिकेय, भगवान के कार्तिकेय रूप के उपासक थे, तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी जोशीमठ के पास बनाई थी। तो जोशीमठ में इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था कार्तिकेयपुर। क्या नाम था? कार्तिकेयपुर। तो इनकी जो पहली राजधानी थी वो थी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर। अब इसी कार्तिकेय के नाम से इस वंश का एक नाम कार्तिकेयपुर वंश भी मिलता है। तो कत्यूरी वंश, कार्तिकेयपुर वंश एक ही है। उसके बाद लंबे समय के बाद अज्ञात कारणों से इन्हें पलायन करना पड़ा। गढ़वाल छोड़ करके कहाँ आ गई है? बागेश्वर में, बैजनाथ घाटी में। ऐसा नहीं है, सही आंसर इसका ये है कि बागेश्वर में, बैजनाथ के पास कत्यूर घाटी में। सही आंसर इसका ये है। बैजनाथ कहाँ पर है? बागेश्वर में, अल्मोड़ा में? बैजनाथ कहाँ पर है? बागेश्वर में, अल्मोड़ा में? देख लेना, ठीक है ना, देख लेना। उसके बाद ये आ गए, यहाँ पर ये आ गए बागेश्वर में, बैजनाथ के पास कत्यूर घाटी में। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा बैजनाथ बागेश्वर में कि अल्मोड़ा में, ठीक है ना। आप लोग सर्च कीजिए, मैं इसी वीडियो में इनको बताता चलूँगा। आगे चलें। तो इनकी पहली राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर, जो कि थी जोशीमठ के पास। उसके बाद इधर आ गए, कुमाऊं में आ गए, और जब इधर आ गए तो कुछ समय बाद ही इनका अंत हो गया था। तो दूसरी राजधानी इनकी रही कत्यूर घाटी में, बैजनाथ के पास, ठीक है ना, दूसरी राजधानी इनकी। ओके, अच्छा, सबसे प्राचीन जाति हमारी किरात। मैंने इधर भी लिखा, इधर भी लिखा। आगे चलें। फिर मैंने लिखा टॉप बॉटम, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा एरिया में। उसका फार्मूला बताया था ना मैंने आपको, गंगोरा नंदा का गोविंद क्या है? गंगोरा नंदा का गोविंद फूल है। ये हमारे जो नेशनल पार्क हैं, कितने हैं? 6 नेशनल पार्क है ना। हमारे जो 6 नेशनल पार्क हैं उनका क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम है। 6 के 6 जो नेशनल पार्क है उनका क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा गंगोत्री, फिर राजाजी, फिर नंदा देवी, फिर गोविंद, और फिर फूलों की घाटी। गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर गोविंद नेशनल पार्क, और फिर फूलों की घाटी। गंगोरा नंदा गोविंद फूल है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री, और सबसे छोटा नेशनल पार्क फूलों की घाटी। उसी तरह से सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, और सबसे छोटा मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा, ठीक है ना। आगे चलें। पीक सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चमोली जिले में है। सबसे ज़्यादा तहसील पिथौरागढ़ में 13, और सबसे कम हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें सबसे कम हरिद्वार रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा हरिद्वार में 11, और सबसे कम विधानसभाएं जो हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, BRC, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में 2 विधानसभाएं हैं। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में हैं विधानसभा, सबसे ज़्यादा तहसीलें पिथौरागढ़ में 13। आपके उधमसिंह नगर में 9 विधानसभाएं हैं ना, 9 ही विधानसभा, 9 ही ब्लॉक हैं शायद, है ना। उधमसिंह नगर 9 ही विधानसभा, 9 ही ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में लगभग 1 विधानसभा हुई है। खैर, ब्लॉक आप लोग गिनते रहना,
लेकिन विधानसभा जो है वो हमारे यहाँ ऊधम सिंह नगर में 9 ही है। ठीक है, अब एमपी सीट, यानी कि हमारे यहाँ लोकसभा की जो एक सीट है ना, एरिया में, एरिया के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ लोकसभा की सबसे बड़ी सीट है वो पौड़ी, और सबसे छोटी है एरिया के अकॉर्डिंग हरिद्वार। आबादी की बात करें तो आबादी के मामले हमारे यहाँ लोकसभा की सबसे बड़ी सीट है हरिद्वार और सबसे छोटी सीट है पौड़ी। ठीक है ना, जनसंख्या के मामले में लोकसभा की सबसे छोटी सीट पौड़ी, एरिया के मामले में सबसे छोटी सीट हरिद्वार, एरिया के मामले में सबसे बड़ी सीट पौड़ी और एरिया के मामले में सबसे छोटी सीट हरिद्वार। ओके, हरिद्वार जिला काफ़ी एरिया कम है ना। उसका फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल जिलों का घटता हुआ क्रम क्या है, कब पोटीनाडु है ना, पोटीनाडु HBRC, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, घटता क्रम है ये। सबसे छोटा चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर हरिद्वार, फिर नाडू, दू से देहरादून, NA से नैनीताल हो गई नहीं, N फॉर नैनीताल, A फॉर अल्मोड़ा, C फॉर चमोली, U फॉर उत्तरकाशी, P फॉर पिथौरागढ़, PO फॉर पौड़ी, TI फॉर टिहरी और N फॉर नैनीताल, A फॉर अल्मोड़ा, DU फॉर देहरादून, HBRC हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, कब पोटीनाडु HBRC। आगे चलें, सबसे ज़्यादा ब्लॉक पौड़ी में और सबसे कम ब्लॉक बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, दोनों में 3-3। सबसे ज़्यादा आबाद गांव, ये सवाल आया एक बार, पौड़ी में, और सबसे कम आबाद गांव हरिद्वार में। सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा हमारे यहाँ, नगरीकृत सबसे कम 13 ही तो जिले हैं, 6 तुमने बोल दिए, उसमें मैंने ऐसे ऐसा कर दिया तो बचा गया है ना। रुद्रप्रयाग सबसे कम नगरीकृत जिला, रुद्रप्रयाग। ओके, उत्तराखंड में पहली जेल जो बनी वो अल्मोड़ा में, अंग्रेजों ने बनाई थी, पहली जेल अल्मोड़ा में बनी थी उत्तराखंड में। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ लिखा पहला, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, पहला, यानी कि जो पहले हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पहला। तो हमारे यहाँ वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, मैं पानी पी लूँ, रोक लेना एक बार, पानी पी लूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप बताऊँ, यहाँ हमसे गलती हो गई है, गलती हो गई है कि हमने उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत जिला जो है वो रुद्रप्रयाग बता दिया। ये 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग था, 2011 की जनगणना के डाटा के अकॉर्डिंग ये हो गया बागेश्वर। तो सबसे कम नगरीकृत जिला जो हो गया है वो हो गया है बागेश्वर। ओके, आगे चलें। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, मैंने लिखा पहला, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे R.K. धर। इस समय उत्तराखंड की जो सिफारिश चली है 5वीं वित्त आयोग की चली है, और उसके अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। उत्तराखंड में जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष मूरत राम शर्मा। ध्यान रखना, जैसे आदिवासियों में जो शर्मा जो टाइटल होता है वो आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मूरत राम शर्मा जो हैं वो जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड में पहला 1 साला बंदोबस्त जो हुआ था, मैंने आपको बताया शुरू में, ई गार्डनर ने किया था सन 1815 में। ओके, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, ये इसमें कौन है वो, क्या नाम है उनका, है जी, ऋतु बहुगुणा ना, हाँ, ऋतु बहुगुणा भूषण। इस समय हाँ खंडूड़ी जी की बेटी हैं, लेकिन आफ्टर शादी वो भूषण हो गई हैं। ऋतु बहुगुणा नहीं, क्या हो गया, ऋतु खंडूड़ी भूषण। ओके कोई बात नहीं, है ना, इतना तो चलेगा ना, इतनी देर 2 घंटे से बोल रहे हैं तो इतना चलेगा ना, इतना क्षम है। ओके, तो उत्तराखंड में पहली महिला स्पीकर जो है विधानसभा की पहली अध्यक्ष, क्या आप बोल दो, ऋतु खंडूड़ी भूषण। ओके, अब क्वेश्चन एक बार ये आया है कि उत्तराखंड विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर, पहली महिला डिप्टी स्पीकर तो वो थी विजया वर्तवाल। ओके, मार्गरेट अल्वा हमारे यहाँ पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव, अशोक कांत शरण पहले पुलिस प्रमुख। ठीक है ना, अशोक अवेंद्र देसाई AA देसाई पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। और फिर आता है नवानी, NP नवानी लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष, NP नवानी लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष, NP नवानी। और ये जो हैं ये हैं LP नेथानी। देखो क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता, तो उसमें आंसर दिया जाता है मेहरवान सिंह नेगी, लेकिन गलत है। उत्तराखंड जब चुनाव से पहले, जब अंतरिम विधानसभा थी ना, जब उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा थी, तो उस समय पहले महाधिवक्ता बने गए थे LP नेथानी, ध्यान रखना। उसके बाद जब चुनाव हो गए, चुनाव के बाद फिर पहले महाधिवक्ता बने थे मेहरवान सिंह नेगी, याद रहेगा। NP नवानी, LP नेथानी, मेहरवान सिंह नेगी। NP नवानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष,
पहले अंतरिम विधानसभा के समय में पहले महाधिवक्ता एलपी नेथानी, और जब चुनाव हो गए तो पहले महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। वर्तमान में कौन है? बाबुल सिंह क्या है? बाबुलकर, NN बाबुलकर, पता नहीं क्या ऐसी नाम है उनका ना। इस समय जो है वो महाधिवक्ता हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। उनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं और इन्हें विधानसभा की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, वोट देने का नहीं। ओके। पहले सूचना आयुक्त टोलिया, पहले लोकायुक्त सैयद हैदर अली रजा, मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष विजय जैन, और महिला आयोग की पहले अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान। महिला आयोग की पहले अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान। उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन रहा वो 46 दिन का था। 2016 में 46 दिन का था। उस समय CM रावत थे और राज्यपाल थे छठे के पॉल, कृष्णकांत पॉल। पहले कमिश्नर हमारे यहाँ गार्डनर DD पंत जो थे वो उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे, है ना। और गैर सैनिक को चंद्रनगर नाम किसने दिया था? काशी सिंह एरी ने। यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का जो है कि सम्मेलन हुआ था, और इसमें मांग की गई थी, गैर सैनिक को नया नाम दिया था चंद्रनगर, और मांग की गई थी कि इसको उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के जो संस्थापक थे वो थे देवीदत्त पंत, और वही इसके पहले अध्यक्ष थे। टिहरी रियासत के पहले किंग कौन थे? सुदर्शन शाह, और अंतिम मानवेंद्र शाह, है ना। और ये खत्याड़ी के बारे में आपको बता चुका मैं, है ना। खत्याड़ी के बारे में मैं आपको बता चुका। फिर मैंने 27/3/2016 क्या लिखा है? 27/3/2016 मैंने ये लिखा है, ये वाला जो राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को। और कुली बेगार आंदोलन जो हमारे यहाँ मूल रूप से शुरू हुआ था वो अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव से शुरू हुआ था, ठीक है। कतूरी वंश का फाउंडर वसंत देव था। कनकपाल किस वंश का फाउंडर था? परमार या पमार वंश का, है ना, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ परमार, परमारों की पहली राजधानी क्या थी? चांदपुर, है ना। और सोमचंद किसका राजा था? पहला चंद्रवंश का राजा, है ना। चंपावत में इसने अपना राज बनाया था। अब किस राजा, अब देखो ये सब परमार वंश के राजा थे, अपने आप को परमार या पवार कहते थे। लेकिन अब किस राजा को सबसे पहले शाह का टाइटल मिला? अब शाह का जो टाइटल मिला था वो मिला था सबसे पहले बलभद्र पाल को। तो बलभद्र पाल को जब शाह का टाइटल मिला, है ना, दिल्ली के सुल्तान से, तो इन्होंने अपना नाम क्या आगे लग दिया? बलभद्र शाह। उसके बाद सारे के सारे ये शाही हो गए। मुगल जो किंग थे, तुर्क और मुगल किंग जो थे, यहाँ के राजाओं को राजा नहीं कहते थे, कहते थे जमींदार। कभी महाराजा धीराज कह दिया, जमींदार कहते थे। और यहीं के राजाओं को नहीं, जितने भी अधीनस्थ राजा थे वो उनको जमींदार या राजा का टाइटल देते थे, या महाराजा का टाइटल दे दिया। तभी तो वो अपना टाइटल लेते थे, क्या लेते थे? पादशाह या सुल्तान। तुर्क क्या लेते थे? सुल्तान। और मुगल क्या लेते थे? पादशाह, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं होगा। ओके ओके, चलें। तो बलभद्र पाल को सबसे पहले दिल्ली के सुल्तान से टाइटल मिला शाह का, तो ये हो गए बलभद्र शाह। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत शुरू हुई 1931 में। हर बार आता है ये, हर एग्जाम में आता वन पंचायत 1931 में। सेवा का अधिकार अधिनियम विधानसभा ने पास किया 2011 में, लागू हुआ ये 2013 में। खंडूड़ी जी ने लागू किया था। सेवा का अधिकार अधिनियम सन 2011 में पहली बार विधानसभा ने पास किया था, ठीक है। नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में इस समय सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो नंदौर है, हल्द्वानी का नंदौर, 2012 में बना था। सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पुराना गंगोत्री। देखो उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे पुराना सेंटर कौन सा था? मोतीचूर, 1935 का मोतीचूर। उत्तराखंड का सबसे पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, जिसे आप कार्बेट कह रहे हो, हैली नेशनल पार्क 1936 में। स्वतंत्रता के बाद हो गया वो रामगंगा नेशनल पार्क 47 में। 57 में क्या हो गया वो? कार्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम फिर से बदला जा रहा है, बदल गया, क्या हो गया नया नाम है? फिर से रामगंगा, हाँ ध्यान रखना, कार्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। तो सबसे पुराना संरक्षण केंद्र मोतीचूर, सबसे पुराना नेशनल पार्क कार्बेट कह लो आप, ठीक है ना, या हैली नेशनल पार्क कुछ भी कह लो। और फिर क्या था? सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगोत्री, ठीक है ना, सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगोत्री। ओके, और फिर क्या है? सबसे नया नेशनल पार्क, ये भी गंगोत्री। क्यों ऐसा? सबसे पुराना नेशनल पार्क भी सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगोत्री, और सबसे नया नेशनल पार्क गंगोत्री। एक्चुअली क्या है, गंगोत्री जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको अब नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ओके, दूसरा निर्माणाधीन जू, एक जू तो हमारे नैनीताल में है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च संस्थान है ना। एक तो हमारे यहाँ कहाँ पर है? नैनीताल में, और दूसरा कहाँ बन रहा है? हल्द्वानी में, निर्माणाधीन है ये। अच्छा, लाल कुआं में भी कुछ बना है ना, सुगंधित पार्क, पता नहीं क्या बना है लाल कुआं में, क्या बना है? ऐसे एरोमा पार्क बना, क्या बना है?
अच्छा ऐसे ही लाल कुआं में भी कुछ बना है यार, मैं बता रहा हूँ आपको ना, ध्यान रखना। अच्छा खैर, ये इसे बटरफ्लाई पार्क भी है। बटरफ्लाई का मतलब तमाम तरह की तितलियाँ यहाँ पर दिखाई जाएंगी। जल्दी बने यार, हमारे जीते जी बन जाए। 20 साल से सुनने बनेगा, 25 साल से एयरपोर्ट बन रहा है, 35 साल से जमरानी बन रहा है, 20 साल से ये बन रहा है। अरे हमारे जीते जी बन जाए, हम भी घूम लेंगे। हाँ ऐसे करके सुगंधित पार्क कर बना को लाल कुआं। सर जल्दी बना दो, हम भी घूम लेंगे उसमें, हमारे जीते जी बना दो। पहला संरक्षण केंद्र, हाँ वही मोतीचूर मैंने आपको बताया। अच्छा ध्रुवीय भालू या बर्फीला तेंदुआ, एक्चुअली ध्रुवीय भालू नहीं, बर्फीला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। आप कुछ कह रहे हैं? स्नो लेपर्ड या बर्फीला तेंदुए के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले प्रयास कहाँ हुआ है? गंगोत्री। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वहाँ पर पहली बार उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड या बर्फीले तेंदुए के संरक्षण की शुरुआत हुई है। और आपको बता दूँ, परसों के अखबार में आया है कि जो बाघ है अब -2 -3 डिग्री सी में पहुँच गया। जागेश्वर धाम में बाघ देखा गया, इतनी ठंड में बाघ देखा नहीं जाता था, वहाँ पर बाघ जो है रिकॉर्ड हो गया। एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी ऊपर कम होती जा रही है, दूसरे बाघ जो है बढ़ते जा रहे हैं राज्य में, तो भाग रहे हैं इन को, है ना। लाखू उद्यान उत्तराखंड में खोजा गया पहला प्रागैतिहासिक स्थल है और ये अल्मोड़ा में फलसीमा में है। पेटसाल गुफा भी अल्मोड़ा में है। ग्वारखिया और किमनी गुफाएं जो हैं वो चमोली में, ग्वारखिया और किमनी गुफाएं जो हैं वो चमोली में हैं। सबसे पहले खोजा गया है लाखू, ध्यान रखना। नाग मंदिर, बीनाग या बेनीनाग, ध्यान रखना, बीनाग या बेनीनाग मंदिर जो है वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में है। और ये बताता है कि यहाँ पर एंशिएंट एज में नागों का अस्तित्व भी रहा था। नाग वो वाले नाग नहीं, नाग जाति के लोगों का अस्तित्व भी रहा था, ठीक है। कालसी 257 BC का है। ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख है। 257 BC का, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का। शकसंबत, उत्तराखंड में शकसंबत भी चलाई और अल्मोड़ा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी बनाया। किसने? शकों ने। सवाल आता है कि उत्तराखंड के जो सूर्य मंदिर और देवालय हैं वो किसके शासन का प्रतीक हैं? तो शकों के शासन का प्रतीक हैं। इन्होंने यहाँ पर आकर के शक कैलेंडर या शकसंबत चलाई, ठीक है। फिर अब उत्तराखंड में बौद्ध धर्म कौन लेकर आए? खस। उत्तराखंड में बौद्ध धर्म लेकर आए खस। और कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किस में है भैया? स्कंद पुराण में। कुमाऊं का सबसे ज़्यादा उल्लेख किस में है? स्कंद पुराण में। ओके, ठीक है। तो हमने ये पार्ट 1 तैयार कर लिया है, और कुछ तो नहीं बचा है ना? और कुछ नहीं बचा है। इसका हम पार्ट 2 तुरंत अपलोड कर रहे हैं, तब तक आप इसको देखिए। थैंक यू।